दिग्गज शेयरों में बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ होता कारोबार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है शानदार जबरदस्त तेजी का माहौल। हफ्ते की शुरुआत बेहद एक्शन भरे नोट के साथ। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, कुछ रिकवरी होगी या फिर रहेगी सुस्ती और आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल के स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आ रहा है स्क्रीन पर सर। आज इंडेक्स को इग्नोर करने की बात है, आज स्टॉक्स में एक्शन है, तो इस पर आपसे बात करना है। सारा एक्शन इंडेक्स के बाहर है, इंडेक्स के बाहर गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है वो शायद इंडेक्स देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है उनका पूरा फोकस इंडेक्स के बाहर। तो आइए आज की एक बार की अब तक की बड़ी बातों के साथ करते हैं शुरुआत। देख लेते हैं क्या कुछ एक्शन अब तक बाजार में देखने को मिला है। छोटे दायरे में बाजार ने ट्रेड किया है। निफ्टी और सेंसेक्स पर ज़्यादा कुछ एक्शन होता हुआ दिखा नहीं है और नीचे में 550-60 के आसपास का लो है, ऊपर में 635 के आसपास का सुबह का हाई अभी तक पार नहीं किया है। बैंक निफ्टी का भी हाल वैसे ही 44,000 के आसपास वक्त बिताता हुआ न 43,900 के नीचे जाने का नाम ले रहा है, न 44,100 के ऊपर निकलने का नाम ले रहा है। तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिताता हुआ। सरकारी बैंकों से थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। आधा से 1% तक की तेजी इन दोनों इंडेक्स में दिखेगी। खरीदारी होती दिख रही रियल एस्टेट शेयरों में। आईटी और मेटल आज मजबूत और इसी से निफ्टी को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। स्पेशली इन्फोसिस से 1 से 1.5% की तेजी आईटी और मेटल में आपको नजर आएगी। डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। 70 अंक ऊपर है और यूरोप के बाजार आधा से 1% ऊपर हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल देखें तो ठीक है, बुरा नहीं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के कुछ बड़ी बातें। और शो की शुरुआत सर अच्छे नोट पर हो रही है, क्योंकि अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे मूड में दिख रहे हैं। हमारे इंडेक्स तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, स्पेशली स्मॉल कैप। सुबह जब हम बात कर रहे थे, रिकवरी पकड़ी थी इसकी, ऑलमोस्ट 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है, और स्टॉक्स में तो जबरदस्त रोटेशन आता है, जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही है। और डीप ऐसे में बिल्कुल तेजी के रुझान के साथ बरकरार रखना चाहिए, कोई ऐसी विशेष समस्या है नहीं। हाँ, इंडेक्स आपको थकता रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती जिस तरह की बनती हुई दिख रही, धीमे धीमे डाउ बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यही मजबूती अगर बरकरार रही तो दिन के अंत तक आप थोड़े इंडेक्स को भी ऊपर आते हुए देख सकते हैं। 2 अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं हमारे इंडेक्स। 18,600 का लेवल है निफ्टी पर, जिसके नीचे जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। 44,000 का लेवल है बैंक निफ्टी पर, जिसके ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल आती दिख रही है। तो दोनों इंडेक्स अलग दिशाओं में दिख रहे हैं। सो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ये बता रहा है कि बाजार में मंदी का माहौल नहीं है कम से कम, और ग्लोबल सपोर्ट आपको है। लोकल फंड्स की खरीदारी है। अगर आप रुके अटके पड़े हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या दिग्गज शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 दिनों से एफआईज ने कैश मार्केट में थोड़ा सा हाथ खींचा है, और एफआईज के पास होते हैं ज़्यादातर बड़े शेयर, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। तो अगर आप एफआईज के मूड और दिग्गजों के लिहाज से देखेंगे तो आप थोड़े सतर्क रहेंगे। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिहाज से और भारतीय बाजारों को अपने दम पर ट्रेड करते हुए देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप के साथ रहेंगे, जो कि मजबूत है। सो मेरा ये मानना है रेंज बाउंड मार्केट है, बायो डिप्स का मार्केट है, और जब तक ग्लोबल कमजोरी के संकेत आपको ना आते रहे दिखे, तेजी के रुझान के साथ बने रहना, बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले सपोर्ट लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक इस रेंज में खरीदते रहिए। हाँ, ये जरूर है कि सिंगल्स का मौका बनेगा, चौके छक्के लगाने वाली पिच नहीं है दिग्गजों में, वहां पर प्रॉफिट बुक करते चले। बाकी तो आपको जो छोटे मझोले शेयरों में एक्शन नजर आए, जिस सेक्टर में एक्शन नजर आए, जहां आपका कंफर्ट हो कंपनी को लेकर, खरीदारी वहां करने के मौके अब भी है। अप्रैल गया, मई गया और जून आधा जा चुका है लगभग, और हम लगातार एक ही बात करें कि मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप, रट्टा मार लो भाई, तेजी यही है। और जब तक कि कोई खास कमजोरी के संकेत। और एक और चीज देखिए दीप, गुरुवार और शुक्रवार को 1.5 दिन के करेक्शन के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज फिर से लीडरशिप में आ गए। तो हल्का फुल्का करेक्शन जो होना था, थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की होनी थी, हो चुकी है। और बढ़िया बात है कि आज भी बाजार दिग्गजों के लेवल पर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पर भी हल्के हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जो 2 दिनों के करेक्शन के बाद आज फिर से तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन वहां पर बनते हुए दिख रहा है। और सेक्टोरल भी देखें आप अनिल जी, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, एक कैपिटल गुड्स नेगेटिव है, अदरवाइज सेक्टोरली बाकी सारे सेक्टर्स आपके पॉजिटिव है। गेन्स अक्रॉस वेरी करेंगी, बट सेक्टोरली कुछ बाजार की ब्रेथ जो है वो खराब आपको इस समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए 2300 शेयर मजबूत है बीएससी पर, और कमजोर शेयर है 1550। एनईसी पर 1335 शेयर मजबूत है, 800 कमजोर है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कितनी ज्यादा है। 2:1 बिल्कुल। तो चलिए
बढ़िया मूड है बाजार का, कोई परेशानी वाली नहीं है। कच्चा तेल 3% नीचे, अभी अभी आप फ्लैश देखिए आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है। ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट है, 2.5%। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट नीचे अभी फिसला है, $73 पर आ गया है। और हमारे बाजार में भी आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा कट आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट एमसीएक्स पर 3% की गिरावट आपको कच्चे तेल पर आती हुई दिख रही है। तो एक हफ्ते पहले ओपेक का संडे को फैसला आया था, उसके बाद मंडे को एक हफ्ते पहले हमारे बाजार ने रिएक्ट किया था, बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा था। वो सारी तेजी आपकी, जितनी भी तेजी ओपेक के कट के बाद बनी थी कच्चे तेल में, वो पूरी की पूरी आपको रिवर्स होते हुए दिख रही है। 5600 के लेवल पर वापस आपको बाजार में भी तेल आते हुए दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 70 के नीचे WTI है और ब्रेंट आपको $73 पर आ गया। तो ओपेक के फैसले के बाद का जितना क्रूड का एक्शन था, सारा आपके लिए अभी रिवर्स होते हुए दिख रहा है। आइए नजर डालते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स पर और आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पर भी। कुशल और नुपुर दोनों हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से आज हमारे यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है उस पर बड़ा फोकस रहने वाला है, जिसमें मई महीने का महंगाई आंकड़ा और साथ ही अप्रैल महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कल के दिन में यहाँ पर आईपीओ के लिहाज से IKO लाइटिंग, इसके IPO अलॉटमेंट होने वाला है। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जो 2 दिनों की FOMC की बैठक है वो भी शुरू होने वाली है और मई महीने का CPI आंकड़ा US के लिहाज से वो भी आता हुआ दिखेगा। जहां तक 14 जून का सवाल है, बुधवार यहाँ पर मई महीने का भारत का WPI आंकड़ा, साथ ही लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिए। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा कैनरा बैंक, टाटा केमिकल्स के काउंटर और उदयपुर सीमेंट वर्क्स का राइट्स इशू, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, इसकी भी एक्स डेट है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स फेड की पॉलिसी पर हम सबकी नजर रहने वाली है। साथ ही मई महीने का PPI आंकड़ा US का और UK और यूरोप के लिहाज से अप्रैल का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर सारे ट्रिगर्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं ये हफ्ता। तो ऑफ कोर्स पॉलिसीज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ खबरें भी हैं आज, आइए जानते हैं इनके बारे में। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले रॉयल ऑर्किड, जहाँ पे कंपनी ने श्रीलंका में अपना नया होटल खोला है। रेजेंटा एरिस लगून के नाम से इस होटल को ऑपरेट करेगी कंपनी। तो पॉजिटिव न्यूज़ है रॉयल ऑर्किड के लिए। पावर स्टॉक्स पे आज फोकस में, क्योंकि इंपोर्टेड कोल से पावर प्लांट ऑपरेट करने की जो तारीख थी वो सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक इसे बढ़ाकर दिया गया है। तो ये सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में, जिस हिसाब से हीट वेव्स बढ़ रही है उसके चलते इस तारीख को बढ़ाया गया है। JB केमिकल्स, जहाँ पे US FDA से गुजरात प्लांट को क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है। 5 से 9 जून के बीच यहाँ पे जांच की गई थी और बिना ऑब्जर्वेशन के क्लीन चिट मिली है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है JB केमिकल्स के लिए भी। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स है। गो फैशन 12% इक्विटी का यहाँ पे सौदा होते हुए नजर आया है। सुबह से जोमेटो देखे तो 20 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए। सुबह से NTPC 10 लाख शेयर, डिलीवरी 44 लाख शेयर, और जिसके चलते स्टॉक 4% ऊपर भी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहाँ पे 20 लाख शेयर्स के सौदे काफी सारे सौदे होते हुए दिखे सुबह से। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आपको आज एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी के साथ हिमांशु जी और सचिन जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी के साथ जुड़े हैं आशु मदन सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी तैयार है बिगुल के साथ हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी नमस्कार। सुबह की जो लगता है कसर अभी तक बाकी है, बिल्कुल फुल फॉर्म में फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिख रहे। काश आपको देख के कुछ और हिटमैन भी ऐसी बैटिंग करते। बनाए सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, सुबह SRF में सेल कॉल, IL&T माइंडट्री में बाई और 10 की कमाई में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तीनों ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टारगेट्स आते हुए नजर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अनिल जी खरीदारी करनी है एक NBFC स्टॉक में, और हम देख रहे हैं कि आज स्मॉल NBFCs में एक अच्छा मोमेंटम बना है। लेकिन मैं जाऊंगा उस स्टॉक के साथ जो कि लगातार इस पूरी रनअप को, इस रैली को आउट परफॉर्म करता है। स्टॉक है चोला फाइनेंस, जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स हैं 1074 रुपए के आसपास के। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1068 यानी कि 1068 का। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक 1095, 1102 ये 2 टारगेट्स आज या कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये राय हिमांशु जी की। NBFCs में है जबरदस्त एक्शन, एक के बाद एक सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे। एक्शन में आ चुके हैं कुणाल जी और राकेश जी भी। जरा उनकी भी राय ली जाए बिगुल के साथ RK चार्ट कॉर्नर।
बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारी ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन HCL टेक। HCL टेक का टेक्निकल पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। दिसंबर 2022 फरवरी 2023 की एक मेजर जो हर्डल है, मेजर रेजिस्टेंस, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। नीचे में बेस बिल्डिंग है एंड हाई कन्विक्शन है। मोस्ट लाइकली है कि इस अप मूव के अंदर, ऑनगोइंग अप मूव के अंदर, ये जो ऊपर का डबल टॉप है इसको तोड़ेगा और अगर ये टूटता है तो 100 रुपीज़ का अप मूव उन लेवल से देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार लगता है HCL टेक, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन फॉर्मेशन कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। डेली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो HCL टेक में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लें 1025 पर 1125 पर 1125 का स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है। पहला टारगेट होगा 1065 का, 1165 का, 1165 का। दूसरा टारगेट 1200 रुपए का। खरीदारी की राय है HCL टेक। तो यह है आपके लिए HCL टेक, जहां पर आपको रखनी है नजर। आईटी की तरफ से आज बढ़िया सपोर्ट आ रहा है और डेज हाई पर HCL टेक ट्रेड भी कर रहा है। आइए बिगुल सच जी के लिए BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सच जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस पे हम लगातार पिछले हफ्ते से कुछ लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर रहे हैं। कहीं जाकर वो प्राइस में अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुई है, बट अभी भी डेटा काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है एंड प्लस बार बार यहाँ पर लॉन्ग एडिशंस का ही डेटा नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक चाल बननी चाहिए 2680 के लेवल के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। 2510 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2460 पे लगाना है एंड फ्रेश खरीदारी करनी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है एंड यहाँ पर जो 2500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह है। वहाँ पर भी हम लगभग सिमिलर टारगेट्स ही देख रहे हैं। ये कॉल ऑप्शन भी 140-160 के जोन में फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर 110 के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन द्वारा भी ये पर्टिकुलर चाल खेली जा सकती है। बट ओवरऑल सेटअप स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अप मूव की तैयारी हो रही है। तो 2680 पहला लक्ष्य होगा जिसके लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकते हैं। बड़े टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर खरीदे 2680। ऑप्शन का टारगेट क्या रखा जाए? 2500 वाला ऑप्शन लेना है, राइट सर? 2500 वाला ऑप्शन लेना है, बट अनिल जी मुझे लग रहा है वो ऑप्शन आप थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो थोड़ा हमने लंबा टारगेट दिया है यहाँ पर 280 का। उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल लगभग अगर ये फ्लैग या बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, अगर ये इनिशिएट हो गया तो लगभग अराउंड 2850 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर एग्जिबिट हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए मैंने यहाँ पर एक पोजीशन लॉन्ग दिलाया है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी की भी राय जान ली जाए। सिद्धार्थ जी हमारे साथ है बिगुल सुपर सिड। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, टेक महिंद्रा, इस पे खरीदारी की राय है। कई दिन के बाद मैं टेक महिंद्रा दे रहा हूं क्योंकि फंडामेंटली तो था ही हमारे रडार में, अब टेक्निकली भी ये उभर के आ रहा है। आप जैसे जानते हैं कि आईटी में अच्छी खरीदारी दिख रही है, तो टेक महिंद्रा पे खरीदारी की राय है। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1110 का, 1110 का, और पोजिशनल अगर 1 से 3 महीने का टारगेट रखना चाहे तो 1160 का भी आ सकता है टेक महिंद्रा। अब आईटी की कंपनी है, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करती है, 90 से ज्यादा कंट्रीज में है, 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स है, और अभी हाल में जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू जो आता है वो टेलीकॉम सेक्टर से आता है, करीबन 40% का, और नए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी जीते गए हैं करीबन $590 मिलियन के। तो ग्रोथ जो है वो कम्युनिकेशन से आ रहा है, 5G टेक्नोलॉजी से आ रहा है, कस्टमर केयर, ऑटोमेशन स्पेस, ये सारे ही स्पेस से आ रहा है टेक महिंद्रा को। और रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करना चाह रही है जो लो मार्जिन के पोर्टफोलियोज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो टेक महिंद्रा पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1110 का, 1110, और अगर पोजिशनल देखा जाए तो 1160। 1110 1160 दो है टारगेट। खरीदारी करने की राय
टेक महिंद्रा में आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए आशु सर का भी किया जाए स्वागत, एक बार जरा बाजार पर भी उनका व्यू लिया जाए और उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई कॉल्स होंगे तो उन पर भी करेंगे बातचीत। आशु सर गुड आफ्टरनून, बताएं। अनिल जी, वही सेम व्यू के इंडेक्स के बाद बाहर एक्शन है जो भी आप और दीपांशु भी डिस्कस कर रहे थे और काफी टाइम से कर रहे हैं मिड कैप्स के बारे में। तो स्टॉक्स में इस वक्त मतलब पिछले एक महीने से ट्रैक्शन अच्छा चल रहा है, स्टॉक्स में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इंडेक्स नैरो दायरे में इंडेक्स के स्प्रेड्स बनाते हैं अनिल जी, वही कोशिश करते हैं 5, 10, 15, 20 रुपए लगा के 2-3 गुना पैसे बना लें, तो वो ट्रेडिंग ठीक चल रही है। तो अनिल जी अभी एक कॉल का स्प्रेड है और एक इंडेक्स का ऑप्शन स्प्रेड है, आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बजा देते हैं आपके लिए जब आप दे ही रहे हैं स्ट्रेटेजी। तो स्विंग के सुल्तान, अरे इस स्विंग के सुल्तान से याद आया आशीष जी, हमारी किसी भी बॉलर की बॉल स्विंग क्यों नहीं हुई पहली इनिंग में? अनिल जी हमारी तो सेकंड इनिंग में भी मुश्किल से हुई है, वो तो उनको मतलब कॉन्फिडेंस लग रहा था सामने वाली टीम को, तो थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी में मतलब कुछ शॉट्स प्ले किए, पर अनिल जी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था अनिल जी, मतलब वो फाइट ही नहीं हुई है। तो आप संन्यास ले लेंगे क्रिकेट से अब? मतलब खेलने से नहीं जी ले नहीं सकते, देखिए क्रिकेट खेलने से नहीं, मैं देखने की बात कर रहा हूँ। खेल तो खेल तो आप अब क्या पाएंगे, देखने की बात कर रहा हूँ। नहीं अनिल जी, देखिए खेलते भी अभी भी है और देखने से भी। अनिल जी क्रिकेट और बॉलीवुड से संन्यास नहीं ले सकते, क्रिटिसाइज जितना मर्जी कर ले। हाँ ये बात तो सही है, प्यार ही कुछ ऐसा है, प्यार ही कुछ ऐसा है। हाँ, एक आध मैच जीतेंगे फिर ऐसा प्यार उमड़ेगा आशु जी का, पूछो मत। चलिए फिलहाल, अच्छा कुणाल जी कुछ आपको विशेष सलाह देना चाहते हैं कि आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपके साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कुणाल जी, जी बताएं सर। अनिल जी अगर संन्यास ले ही रहे हैं अनिल जी तो कमेंट्री से संन्यास ले लें अनिल जी, बहुत भला हो जाएगा खिलाड़ियों का। बस अनिल जी ये जवाब है मेरा। मार्केट की कमेंट्री से देखो आपने कैसे कैसे वेल विचर रखे आशीष जी। देखो आशीष जी बाकी कुछ भी कर रहा है, देखो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोल देता हूँ, और कुछ भी करो कमेंट्री से संन्यास मत लेना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। बस मेरे को तो चाहिए पैनल पे आशीष जी, बराबर है, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आइए बिल्कुल सिंह के सुल्तान आशिम मदान। बताएं सर। अनिल जी जो पिछले 15 दिन का व्यू था जिसमें हमने 2-3 स्प्रेड बनाए और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा कि इंडेक्स भारी हो रहा है और मतलब इंडेक्स में कहीं फटीग भी आ रहा है, चाहे प्राइस एक्शन में कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। और ये भी मैं कहता हूं कि फेड का डेटा भी आना है थर्सडे को, इन्फ्लेशन नंबर भी यहाँ के ठीक ठाक आएंगे, आईआईपी थोड़ा सा शायद स्ट्रेस में रह सकता है, वो भी नंबर आने हैं, अभी आशीष कवर कर रहा था। तो मुझे अनिल जी निफ्टी, बैंक निफ्टी का फिर एक इंश्योरेंस बियर स्प्रेड ही बनाना है। अभी अनिल जी थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, लेकिन 44,000 की अनिल जी इन द मनी, अभी थोड़ी देर पहले एट द मनी थी तो अब 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया। 44,000 की इन द मनी पुट लेनी है एक, और 43,700 की 300 पॉइंट नीचे, 44,000 के 300 पॉइंट नीचे की 2 पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी सिर्फ 10 रुपए कॉस्ट में। सेफ कहां तक है? 43,400। 43,400 की सेफ्टी क्यों ढूंढी है? क्योंकि यानी जी 43,500 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। वो आप भी सभी मैं भी एक कंफर्मेशन लूंगा कि आपका बैंक निफ्टी का स्टडी आप बीच में कई बार कवर कर चुके हैं, ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन अनिल जी धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन अनिल जी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है। मतलब अपने को तो अनिल जी देखिए अपना टारगेट है 10 का पैसा 5 गुना 6 गुना हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर 43,600-700 आ गया तो अनिल जी जैकपॉट भी लग सकता है। सेफ्टी है 43,400 जो कि हमारा स्टॉप लॉस लेवल होता है। उसका रैशनल रीजन ये है कि 43,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर अगर चला जाएगा तो अनिल जी अगर यहां से ऊपर भी जाएगा ना तो ये 10 रुपए 30 रुपए हो जाएंगे अपने, और नीचे जाएगा तो भी चांसेस हैं। प्रॉब्लम कहां आती है कि जब 600 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर सकता है, जिसके अभी कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो इस मतलब ये इस प्रीमाइस पे ये बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया गया। और अनिल जी एक बुल स्प्रेड है, वो है स्टॉक पे, अगर आप कहें तो वो भी शेयर कर लेते तो एक बार बिल्कुल करें सर। एक बार मैं बता दूं दर्शकों को, 44,000 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदना है, 43,700 के 2 पुट ऑप्शन बेचने हैं और 10 रुपए की कॉस्ट में ये बन जाएगा। जो आप मेरी राय पूछे थे, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग एकदम ब्लाइंड बाय सपोर्ट जोन जिसको कहते हैं वो है 43675, 43,675। इसलिए आपने 43,700 के जो 2 पुट बेचने का निर्णय लिया है वो एकदम परफेक्ट आशु सर, बिल्कुल बढ़िया।
मैं आपके साथ हूँ कि उस वो पुट ऑप्शन जो बेचने की है वो एकदम परफेक्ट वाली स्ट्राइक प्राइस आपने पकड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 43,675 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे बंद होने पर ही हम शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी पर बेरिश होंगे, अगर 43,675 650 के नीचे बंद होता है तो। आइए सर से लेते हैं एक उनकी स्टॉक्स की भी स्ट्रेटजी, स्टॉक की स्ट्रेटजी भी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक की जो स्ट्रैटेजी है वो देखिए, पीएससी स्टॉक्स ना देखिए धीरे धीरे करके ना बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने बाकी स्टॉक भी देखे, पावर वाले भी देखे, आरईसी एक्सेट्रा भी देखे, और एनटीपीसी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अनिल जी, एनटीपीसी में स्ट्रैटेजी है 180 की डीप इन द मनी पुट कॉल बाय करनी है। अनिल जी, डीप इन द मनी का कारण सिर्फ यह है क्योंकि 186.50 का फ्यूचर चल रहा है, मुझे एक्चुअली फ्यूचर ही लेना है। लेकिन अनिल जी, मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसका रैशनल बताता हूँ। मैं फ्यूचर को सिर्फ कॉल से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि मतलब वो जो अनलिमिटेड लॉस की टेंशन ना हो। तो 180 की कॉल लेनी है, 190 की बेचनी है। अनिल जी, इसकी कॉस्ट आएगी ₹5.5। ₹5.5 का मतलब 180 प्लस 5.5, 185.50 का मैंने फ्यूचर ले लिया। और अनिल जी, सेफ्टी तो इसमें मतलब 1:1 है, तो दोनों साइड कोई दिक्कत ही नहीं है, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये 190 भी क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हमने 190 के स्ट्राइक की कॉल बेची है कॉस्ट कम करने के लिए, कि ऑलरेडी 1-1.5 रुपया मैं इन द मनी हूं, और ये धीरे धीरे करके अनिल जी ऊपर, या तो ये डिलीवरी का स्टॉक है या इस तरह से, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है 5,700 का, तो इसमें अगर अनिल जी मतलब 2-3 रुपए भी मिल जाएं तो 10 से 15 हजार का पर लॉट का प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर। तो इस बेसिस पे अनिल जी एनटीपीसी का बुल स्प्रेड है 1:1, 180 190। और अनिल जी, आप देख ही रहे होंगे, नोटिस भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं कि स्टॉक्स में ट्रैक्शन ज्यादा है, स्टॉक में मूवमेंट ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए स्टॉक के सारे स्प्रेड आजकल 1:1 हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑल्सो। तो एनटीपीसी का 1:1 स्प्रेड है, बैंक निफ्टी का 1:2 है। ओके, एनटीपीसी पर रखिए नजर। पावर स्टॉक्स आज वैसे भी बढ़िया मोमेंटम है। आज सुबह हम आपके लिए बात कर ही रहे थे, पावर की डिमांड कैसे बढ़ रही है। मॉनसून अभी आ रहा है कुछ क्षेत्रों में, बट कई क्षेत्रों में अभी भी हीट वेव कंडीशंस हैं, गर्मी है, और आप देख रहे हैं डिमांड भी काफी रोबस्ट है। आइए, सचिन जी के पास एक और कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए BTSWT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो जनवरी 2022 के बाद वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल यहाँ पर नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से पिछले 8 हफ्तों का डेटा है, क्लियरली वहाँ पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड जिसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर एग्जिबिट होना चाहिए। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मोमेंटम वाइज ही लग रहा है कि लगभग अराउंड 382 के आसपास के स्विंग्स बनेंगे। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। 369 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 364 पे लगाना है, एंड 382 के पोजिशनल टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर लॉन्ग्स आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं 2 से 3 दिनों के लिए। 2 से 3 दिनों के लिए बीपीसीएल में करें खरीदारी। राय आपके लिए इस वक्त आती है 364 रुपए, ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 382 ये टारगेट का लेवल है। सचिन जी को पसंद है बीपीसीएल, हिमांशु जी को भी कुछ न कुछ तो पसंद है। अब क्या पसंद है वो तो वो खुद ही बताएंगे बिगुल के बाद। हिटमैन हिमांशु। फरमाए सर। अनिल जी, 44,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में, जो कि 235-238 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पहला टारगेट 300 रुपए और दूसरा टारगेट 380 रुपए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 180 रुपए का। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन इवेंचुअली जिस तरह से 43,920 950 का सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का डिप बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और ऐसा होने पर ये जो पुट ऑप्शन के मैंने टारगेट सुझाए हैं 300 और 380 रुपए के, ये दोनों ही हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 44,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह। 44,000 का पुट ऑप्शन खरीदना है 180 के स्टॉप लॉस के साथ। 300 और 380 दो टारगेट के लिए। बस नया नया ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। सुबह विश्वेश जी ने 44,200 का पुट ऑप्शन लेने की राय दी थी, अभी भी आशु सर ने राय दी है, और आशु सर ने जहाँ बोला वहाँ से भी कम से कम 50 पॉइंट और 60 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो धीमे धीमे नीचे खिसक रहा है बैंक निफ्टी। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शुक्रवार के जो लोज थे बैंक निफ्टी के, उसके नीचे बैंक निफ्टी अब जाता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को आपने लो बनाया था 43,932 का, वो आप तोड़ चुके हैं। गुरुवार का लो था 43,917 का, वो भी तोड़ चुके हैं। तो पिछले 2 दिनों के लोज के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मैं बता दूं,
43,800 825 के आसपास है। यहाँ से 75 पॉइंट के आसपास के नीचे जाकर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो 43,675 43,700 के आसपास का आएगा। उन दो लेवल्स पर रखिए नज़र। बीच में छोटा सा 750 के आसपास हल्का सपोर्ट है। भारी सपोर्ट 43,675 700 है और 43,800 825। लेट्स सी कहाँ जाकर रुकता है बैंक निफ्टी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मई के महीने के अपडेट्स आए हैं कि प्रीमियम ग्रोथ किस तरह की रही है, कैसी ग्रोथ प्राइवेट कंपनियों ने दर्ज की है, कैसी ग्रोथ सरकारी कंपनी LIC की हुई है। डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण जी बताइए। वैसे तो अप्रैल मई के महीने में कोई इंश्योरेंस करवाता नहीं है लेकिन प्राइवेट कंपनियां करवा लेती है। हाँ। लेकिन वो साल दर साल करते होंगे ना। हाँ, सीजनल फैक्टर है। मार्च से और फरवरी से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते। वैसे तो आएगा तो कर ही नहीं सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो साल दर साल कंपैरिजन कैसा दिख रहा है? हाँ, तो साल दर साल तो अनिल जी बढ़िया है। 8 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो जो इनका एनुअल प्रीमियम होता है उसमें देखने मिला है। और इसमें कहीं ना कहीं जो निजी कंपनियां हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने बाजी मारी है। अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास का जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके इंडिविजुअल एपी में बढ़ोतरी देखने मिली है, जिसमें HDFC लाइफ और SBI लाइफ का एपी सबसे ज़्यादा बड़ा है, करीब 8 से 10% के आसपास का। मैक्स लाइफ का जो एपी है उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। LIC यहाँ पे एपी जो है उसमें 1.4% के आसपास की गिरावट जो है वो साल दर साल देखने मिली है। जहाँ तक मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ भी जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया है और जो सरकारी कंपनियां हैं उनके मार्केट शेयर में गिरावट हुई है। LIC का मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे 7.5% की गिरावट हुई है। वहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में SBI लाइफ 2.4%, HDFC लाइफ 1.8%, ICICI प्रू, मैक्स लाइफ, तमाम जो प्राइवेट कंपनीज है उनके मार्केट शेयर में बढ़ोतरी है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है SBI लाइफ का बड़ा है। वहीं NB यानी कि न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे करीब 16 से 58% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। सबसे अच्छा SBI लाइफ 58.12, फिर HDFC लाइफ 31.2, मैक्स लाइफ जैसी और प्राइवेट कंपनी जो है वहाँ पे बड़ा है। केवल एक ICICI प्रू है जिसका न्यू बिजनेस प्रीमियम 18.5% गिर के आया है। इसके अलावा बजाज लाइफ है, इसमें भी 36.5% की गिरावट है। LIC में 11.25% के आसपास की गिरावट है। यानी कि सरकारी कंपनीज में तो गिरावट देखी गई है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज है जिनके न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें भी गिरावट देखने मिली है। ये मैं एक महीने का बता रहा था यानी कि मई का। अगर आप अप्रैल मई दोनों को गिन ले तो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फिर से SBI लाइफ का है। सबसे खराब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो LIC का है, जहाँ पे करीब 27.9% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो प्राइवेट कंपनीज मार्केट शेयर बढ़ा रही है, कारोबार अच्छा कर रही है, नो डाउट। एक बिग बेस अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे उसके बेसिस पे आपको देखने मिलेगा, लेकिन YOY जो डेटा है वो प्राइवेट कंपनीज का काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, खासकर HDFC लाइफ और SBI लाइफ का। ओके, तो प्राइवेट कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है इंश्योरेंस प्रीमियम में और यही वजह कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसे दिग्गज स्टॉक जो निफ्टी का हिस्सा भी हैं मजबूती के साथ आज सुबह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हरे निशान में। आइए कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए तैयार। सिद्धार्थ जी से पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ जी तो बड़े पसंद करते हैं सारे इंश्योरेंस। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अभी फ्राइडे को ही मैक्वायरी की तरफ से डाउनग्रेड आया था लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर ही, थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ था, बट जैसा वरुण बता रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ से डेटा थोड़ा सपोर्टिव आते हुए दिखा है। सर क्या राय देंगे? बिल्कुल सही है, वरुण जो एनालिसिस बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मार्केट शेयर गेन हो रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा और ये लगातार बनते रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एफिशिएंसी प्रोडक्ट प्रोफाइल जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है वो शायद LIC आज बहुत कुछ चेंज और बदलाव जरूर हुए हैं बट वो ऑफर नहीं होते हैं। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली HDFC लाइफ और SBI लाइफ टॉप बेट्स रहेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में। इसी के साथ दीपांशु एक बिगुल की रिक्वेस्ट थी। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर से बताएं सर। देखिए दीप, ये स्टॉक के बारे में कभी चर्चा नहीं की है, सबसे पहली बार चर्चा कर रहा हूं और इस पे कॉल और आइडिया दे रहा हूं। और ये कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स। APL अपोलो, इस पे खरीदारी की राय है। पहले मैं टारगेट बता दूं, 1260 के करीब का भाव चल रहा होगा अभी। आपको टारगेट शॉर्ट टर्म रखना है 1300 रुपए का, 1300 रुपीज का। और अगर थोड़ा सा 3 से 6 महीने का अगर सब्र कर पाए तो 1500 रुपए का भी टारगेट आ सकता है APL अपोलो ट्यूब्स में।
बेहतरीन कंपनी है पाइप्स और ट्यूब्स में, लार्जेस्ट कंपनी है देश की स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में। इंडिया में 3.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है, मार्केट शेयर गेन कर रही है। 2016 में इसकी मार्केट शेयर 27% हुआ करता था, जो आज 55% पे है। FY24 का एबिटा मार्जिन की गाइडेंस जो कंपनी दे रही है वो 5,000 रुपए पर टन की दे रही है, जो कि पिछले साल 4,400 के करीब देखा गया था। ओवरऑल 500 से 600 करोड़ का केपेक्स है। हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर जल, ये सारी योजनाओं में फायदा है APL अपोलो ट्यूब्स को। तो इस पे खरीदारी की राय सबसे पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं। पहला टारगेट होगा 1,300 रुपए का जो शॉर्ट टर्म, और अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की बात करें तो 1,500 रुपए आ सकता है APL अपोलो ट्यूब्स का टारगेट। तो ये है आपके लिए APL अपोलो। 1,300 का नियर टर्म टारगेट, 1,500 का पोजिशनल टारगेट। खरीदारी कर सकते हैं आप इस काउंटर पर। आइए सुमित जी भी हैं तैयार उनकी पिक के साथ। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 666.50, 666 रुपए अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है। फार्मा सेक्टर है, ऑरो फार्मा, स्टॉक का नाम है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा के अंदर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कल का लो जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा के अंदर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो 1-2 दिनों के लिए ऑरो फार्मा में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 675, 676 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 676 का स्टॉप लॉस लगा के 666 के आसपास सेल करके चलने का सलाह रहेगा। 656 का पहला टारगेट, 646 का दूसरा टारगेट। ऑरो फार्मा में बिकवाली करें, 676 का स्टॉप लॉस, 656, 646 ये 2 टारगेट्स के लिए। ओके, क्लोजिंग शो का पहला शॉर्ट कॉल इंडेक्स के अलावा और अरबिंदो फार्मा पर आता हुआ आपके लिए। आइए सेठी साहब से की जाए मुलाकात। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। आज तो मैं अंदाज लगाने की कोशिश ही कर रहा, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत है, आपके तो दोनों ही कैश के स्टॉक्स ही होंगे पक्का ही। बताएं सर पहला वाला। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल सही अनिल जी, 2 स्टॉक दोनों कैश मार्केट के। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो एजिस केम, एजिस केमिकल पहले नाम था, तो उसके हिसाब से NSE का टिकर है एजिस केम, उस टिकर से ट्रेड होता है। अभी प्राइस चल रहा है 345 का। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 365, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 340 का। ये भारत के एक लीडिंग लिक्विड टर्मिनल ऑपरेटर है, जिसके 6 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टर्मिनल्स है अक्रॉस इंडिया, मुंबई, कांडला, पीपावाव, बेंगलोर, हल्दिया और कोच्चि। एक जबरदस्त कंपनी है और हाल ही में बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स इन्होंने अनाउंस करे हैं। एक तो केपेक्स किया नया हल्दिया में, कोच्चि में, बेंगलोर में, जो कि ऑपरेशनल हो गया है, तो उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में दिखने लगेगा। और एक इनका JNPT मुंबई में एक नया टर्मिनल शुरू होने जा रहा है, तो वो साहब कहाँ खो गए? थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है साहब। थोड़ी देर में आपके सामने फिर अवतरित होंगे अपने रेडियो वाले अवतार में। दूरदर्शन तो है नहीं, लेकिन AEGIS एजिस लॉजिस्टिक्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर सीधे साहब की तरफ से खरीदारी करने के लिए पहले स्टॉक के तौर पर आती हुई, वो भी बताएंगे। और थोड़ी देर में दूसरा स्टॉक भी सीधे साहब की तरफ से आएगा। 2 स्टॉक दोनों कैश मार्केट वाले हैं। पहला वाला एजिस लॉजिस्टिक्स, सर आपने बताया था कि देश की लीडिंग कंपनी है, उसके बाद उसके आगे हम कुछ भी जान नहीं पाए सर। अनिल जी, अच्छा ये आजकल लैंडलाइन कैसे कट हो गई पता नहीं चला अनिल जी। अब कभी कभी हो जाता है, वो बिल भरने में अपने लेट हो जाते हैं ना। नहीं। तो आजकल क्या बिना नोटिस के ही काट देते एक्चुअली। नहीं, खाली एक बार के लिए ड्रॉप हुआ है, कटा नहीं है, वापस उसी लाइन से कनेक्ट हुआ अनिल जी। अनिल जी, ये एजिस लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा था। ये भारत के एक लीडिंग लिक्विड टर्मिनल ऑपरेट करने वाली कंपनी है, जिसके 6 टर्मिनल्स हैं, मुंबई, कांडला, पीपावाव, बेंगलोर, हल्दिया और कोच्चि। एक बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स किए इन्होंने हाल ही में। एक नया केपेक्स किया हल्दिया, कोच्चि और बेंगलोर टर्मिनल्स में, जो ऑपरेशनल हो गया, तो जिसका इस क्वार्टर में, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में अब देखने को मिलेगा उसका इम्पैक्ट। फिर इनका एक JNPT में भी एक नया टर्मिनल शुरू होने जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। फिर इन्होंने अपने मैंगलोर टर्मिनल पे अभी भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक LPG टर्मिनल
स्टार्ट किया, जिसके कारण इनके एक तो ग्रोथ बढ़ेगी और मार्जिन्स भी काफी सुधार होगा। बाकी ये कंपनी के इटोचू जापान के साथ जेवी है, जिसके अंतर्गत ये एलपीजी इंपोर्ट करते हैं भारत में और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और भारत में 15.5% का मार्केट शेयर है। फिर एक और जेवी है वोपैक, नीदरलैंड्स की कंपनी है वोपैक, जो कि वर्ल्ड लीडर है टैंक स्टोरेज में, उनके साथ भी इनका एक जेवी है भारत में। तो इस तरह की एक दमदार कंपनी है, क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, शेल, रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, एचयूएल इन सबको कैटर करती है। फिर इस तिमाही के नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। 159 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इस तिमाही में 102 करोड़ का पैट था। जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है, पिछले 3 सालों में पैट का कैगर रहा है 95% का। और एफआईएस भी बुलिश है, इस पे 21.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। एक तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, काफी प्रेस्टिजियस नाम है, वो है इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एबरडीन है, एचएसबीसी, क्वांट। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स है इसमें 365 के, स्टॉप लॉस रखना 340 का। ओके, तो ये है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, 365 का टारगेट, 340 का स्टॉप लॉस, इस पर करके चलें खरीदारी। दूसरा स्टॉक बताएं सीरी साहब। बिल्कुल दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक एक टायर स्टॉक है। जेके टायर पे खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 188 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। 205 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 182 का स्टॉप लॉस। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर कंपनी है, जो कि टायर हर सेगमेंट के लिए बनाती है, ट्रक्स, बसेस, पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स। और ट्रक के जो रेडियल टायर आते हैं उसमें 28% का मार्केट शेयर है। फिर कंपनी अब बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हर सेगमेंट में स्मार्ट रेडियल टायर्स बना रही है, तो उसका एक फायदा आने वाले सालों में अब देखने को मिलेगा। जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 6000 डीलर्स है, 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स। फिर इनके इंटरनेशनल भी कुछ प्लांट्स है, 3 प्लांट्स इनके मेक्सिको में है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस है इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका। मार्च तिमाही सभी टायर कंपनियों के लिए बहुत अच्छी थी, इसके लिए भी बहुत अच्छी थी। 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में सिर्फ 38 करोड़ का पैट था। आज जब मैं ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं तो क्रूड के दामों में भारी गिरावट आई है, तो उसका एक बड़ा फायदा टायर कंपनीज को, पेंट्स कंपनीज को होता है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएर्स के कंपैरिजन में सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो ऑल इन ऑल इन लेवल से ये स्टॉक में अच्छी तेजी आनी चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 205 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 182। 205 का टारगेट, 182 का स्टॉप लॉस। जेके टायर में करें खरीदारी। आज सुबह हम देख भी रहे थे, थोड़ा मूवमेंट टायर स्टॉक्स में आ रहा था, बालकृष्ण और सीएट भी एक्शन में थे, और एजिस लॉजिस्टिक्स ये भी पसंद है। 365 का टारगेट, 340 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी 2:30 बजे की। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स तो अच्छा दिख रहे हैं, 0.5% से ज्यादा की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। इनफैक्ट नैस्डैक फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 0.6% ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स आपको 75 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, 1/4% ऊपर है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो अच्छे मूड में है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल अभी 2-2.5% गिरा है, तो वहां से अच्छा सहारा है। एशिया पूरा का पूरा पॉजिटिव था, कोरिया छोड़कर, तो वहां पर भी अच्छी मूव आई थी। हमारे बाजार भी ठीक है, फ्लैट है इस समय सर। बैंक निफ्टी भी नीचे से थोड़ा रिकवर हो रहा है। क्या करना है इस समय? व्यू तो पॉजिटिव है, अभी तक ऐसा कोई खराबी का संकेत आया नहीं है दीप, और स्पेशली निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है जी। बैंक निफ्टी भले ही थोड़ा सा हल्का है, बैंक निफ्टी भी जब तक 43,800 के ऊपर है तब तक तो बिल्कुल ही खराब नहीं है। खराब तो 43,675 के नीचे होगा। 44,000 के आसपास थोड़ा टाइम पास कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत वाली बात अभी तक है। और ग्लोबल सपोर्ट आपको आ रहा है, थोड़ा मुझे लगता है एफआईएस के डेटा दिग्गजों में थोड़ी बिकवाली के रहेंगे, और ये सेक्टोरल ट्रेंडिंग ज्यादा है। अगर आज मेटल और आईटी जो ग्लोबल सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स है वो चल रहे हैं, तो लोकल सपोर्ट वाला सेक्टर बैंक निफ्टी वो थोड़ा दबा हुआ है। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने पड़ने की जरूरत है। हल्का फुल्का करेक्शन अगर आ जाता है 200-300 पॉइंट का, और तो बैंक निफ्टी भी लेने जैसा हो जाएगा। 43,700 के आसपास तो आराम से लेने जैसा बैंक निफ्टी भी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो उस लिहाज से मुझे कोई खास चिंता है नहीं, और ब्रॉडर मार्केट में जो एक्शन है वहां पर फोकस करना चाहिए। जहां तक डेटा का सवाल है, 18,600 में एक और ब्रेक लेवल है। 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, और 1 करोड़ 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। सो यही आपके लिए रस्साकशी वाला लेवल है। 18,600 के ऊपर हैं, ठीक है, 18,600 के नीचे थोड़े से कोशिश हैं। 18,565 सपोर्ट है, और ऊपर में 18,635 रुकावट की जगह। तो ऐसा लग नहीं रहा कि निफ्टी को कोई बहुत कुछ करने का मन है, और अगर करने का मन बना तो ऊपर की तरफ बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं।
इसके बिल्कुल विपरीत बैंक निफ्टी का भी कोई बहुत ऊपर जाने का मन नहीं है। अगर मन बना तो नीचे का ही बनेगा, क्योंकि 44,000 से 44,200 की रेंज में बैंक निफ्टी में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। 44,000 पर 58 लाख शेयर हैं, 44,102 पर 40 लाख शेयर हैं। सो वहाँ पर है दिक्कत एक ही कि 44,000 पर पुट राइटर भी 70 लाख शेयरों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। सो इसलिए वही 44,000 के लेवल पर फाइट चल रही है, 18,600 पर फाइट चल रही है। तो जब दो फाइट कर रहे हों, एक कॉल राइटर एक पुट राइटर, एक ही लेवल को लेकर फाइट कर रहे हो कि ये लेवल मेरा है, ये लेवल मेरा है। जैसे पुट राइटर बोलता है कि मैं इसके ऊपर ही रखूंगा, कॉल राइटर बोलता है मैं इसके नीचे रखूंगा। जब हिंदुस्तान में हमारी आदत है दो लोग लड़ रहे हों तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और जरूर देखते हैं, जरूर थोड़ा रुक के, भले कितना इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम हमें हो। अपनी गली में दो लोग लड़ रहे हो तो जाएंगे, और भले ही आप दोनों को नहीं जानते हो, थोड़ी देर देखेंगे, फिर पास वाले से पूछेंगे क्या हुआ। अब वो पास वाले मुझे नहीं पता कौन लड़ रहे हैं, बोले मैं नहीं जानता, लेकिन देखो भी रहा है। फिर 2-4 मिनट और दिखाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा अपने को समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। एग्जैक्टली यही 18,600 और 44,000 पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में हो रहा है। गॉट इट। समझ गए? ये अच्छा एग्जांपल है। तो आपको कितनी देर देखना है, देखो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बस यही पता है, खाली फर्क इतना है कि यहाँ पता है कि लड़ कौन रहा है, वहाँ वो भी नहीं पता होता लड़ कौन रहा है। सो इसलिए कुछ नहीं लड़ने दो, अपने तो फोकस करो बाहर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो बाहर है, 0.1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है, लगभग 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। बड़ी एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करते रहो, मजे करते रहो, और क्या है लाइफ में, और क्या रखा है। गॉट इट सर, ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, थोड़ा लेवल्स पर देखे नजर, कुछ और परेशानी वाली बात नहीं। कच्चा तेल काफी तेजी से और नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बड़ा एक्शन बना हुआ है, बट 4% और बढ़ गया। तेल कंपनियों के शेयरों में बहुत तेजी होगी, बहुत तेजी होगी, अच्छी तेजी बनेगी। अंडर रिकवरी भी खत्म हो गई, रिकवरी खत्म हो गई, और ये एक सेक्टर है जिसपे हम पिछले हफ्ते से लगातार बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और इनको 2 से 3 महीने की व्यू से आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पोजिशनल ज्यादा नहीं, 2 से 3 अगले रिजल्ट तक। हाँ ठीक है, अगले रिजल्ट तक रखो इन सबको, आप जो आपको पसंद आए, IOC, HPCL, BPCL, जो पसंद आए वो रखिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस BPCL, सेकंड HPCL, थर्ड IOC है। आराम से लेकर के 10% के रिटर्न के लिए 10% 8 से 10% का रिटर्न, थोड़ा बढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ा नीचे मिल जाए। फॉर एग्जांपल BPCL 370 है, अगर आपको 360, 355 की रेंज में मिल जाए बहुत बढ़िया है। HPCL थोड़ा 10 रुपये 15 रुपये नीचे मिल जाए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा अगर 4-5% का करेक्शन कभी गलती से आ जाए, वहाँ एंट्री करने का मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो है उसे होल्ड करें आप डेफिनेटली। इस बीच आशु सर भी अपनी कुछ अपडेट्स देना चाहते हैं, एक बार जरा उनसे अपडेट ले लिए जाए, बताएं सर। अनिल जी अपडेट्स वो 3-4 स्प्रेड स्टॉक्स रेकमेंडेशन है, मैंने कहा जरूर बता दूं। एक अनिल जी सेल का स्प्रेड चल रहा है मेटल्स में, मुझे लगता है अनिल जी मेटल्स और IT निफ्टी को ये 2 सेक्टर जो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, इनमें वापस ट्रैक्शन दिखेगी। 1-2 दिन के लिए सबड्यूड हुए थे, तो हमारा मानना है कि अनिल जी मेटल्स और IT परफॉर्म करेंगे। तो सेल का स्प्रेड है अनिल जी 2 रुपए में बना था, अभी भी वो 2 रुपए ही चल रहा है, चलते रहने देना चाहिए। एक स्प्रेड अनिल जी SBI का था 580-610, मुझे लगता है कि अनिल जी बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर लग सकता है, तो 610 की कॉल को 600 में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को रिपेयर ट्रेड कर रहा है तो। एक अनिल जी हिंडाल्को की कॉल चल रही है, उसका ना टारगेट आया है ना स्टॉप लॉस हुआ है। अगर मेटल्स में चलना है तो अनिल जी हिंडाल्को भी अगले कुछ 2-4 दिनों में परफॉर्म कर सकता है, तो उसके साथ भी बने रहना चाहिए, क्योंकि ना 8 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ है ना 18 का टारगेट आया है, वो अभी 10-11-12 के बीच में ही चल रही है। और एक अनिल जी फ्राइडे को ICICI बैंक का स्प्रेड दिया था और एक पोजिशनल कॉल भी दी थी, तो मेरा मानना है कि अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर दिखता है, तो अगर किसी को डर लगता है तो 2-3 रुपए में ICICI बैंक का फ्यूचर, क्योंकि मैं स्प्रेड देता हूं, फ्यूचर बुक कर ले। 2-3 रुपए में तो अनिल जी बुक हो सकता है, फिर जब वो 13 रुपए घट जाता है ना, फिर वो पूछने पछाने में और कहने में ही रह जाते हैं, फिर वो मतलब पोर्टफोलियो बन जाता है और वो लोएस्ट पे कटता है। तो 2-3 रुपए का लॉस बहुत आसानी से काटा जा सकता है, अगर किसी को जरा से जिटरी होना है, अगर कोई जिटरी फील करता है और राइटफुली फील करता है अनिल जी, छोटा लॉस काटना हो तो काट सकते हैं, स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अनिल जी ये 3-4 जो अपडेट्स हैं, जो भी स्टॉक्स चल रहे थे, और नया तो अनिल जी एक बैंक निफ्टी स्प्रेड है और एक NTPC है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर, और बाकी स्प्रेड्स पर तो आई चुकी है, जो एग्जिस्टिंग स्प्रेड्स है उस पर अपडेट्स भी आ चुके हैं। आज 2 स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं आपको, एक SRF जो तेज गिरावट का शिकार है, दूसरा PI इंडस्ट्री जो तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। दोनों अलग दिशाओं में क्यों जा रहे हैं, इनमें क्या कुछ कोरिलेशन है, जरा समझ लीजिए। आशीष डिटेल्स लेकर हमारे साथ है, आशीष बताएं। सर सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं बता देता हूं कि एक्सपोर्ट का डेटा है मई महीने का, ठीक है, और PI इंडस्ट्रीज इसके लिए चल रहा है क्योंकि इसके एक्सपोर्ट्स में आपको करीब 52% की बड़ी बढ़त देखने को मिली है।
लेकिन एसआरएफ का इसी पीरियड में अगर आप साल दर साल कंपैरिजन करके देखेंगे तो 17% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अन्य कंपनीज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज पूरे के पूरे सेक्टर में बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हुआ है, क्योंकि आप नवीन फ्लोराइन को यहाँ पर देखें तो केवल 43% की बढ़त है, 10% इससे ज्यादा जो है पीआई इंडस्ट्रीज ने एक्सपोर्ट किए। तत्वचिंतन फार्मा 33% का इजाफा है, लेकिन अनुपम रसायन 82% घटे एक्सपोर्ट, आरती इंडस्ट्रीज 46%, इसके चलते स्टॉक पे भी हल्का दबाव है। अतुल लिमिटेड यहाँ पर भी 39% है, दीपक नाइट्राइट 26% की गिरावट है, और एसआरएफ दिग्गज के बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो मई महीने में जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर आपको 17% की गिरावट है। लेकिन जो पीआई इंडस्ट्रीज का आउट परफॉर्मेंस है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये भी है कि इनका एक प्रमुख ग्राहक है, ये जापानीज कंपनी है कुमाई केमिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके जो नतीजे आए थे, नतीजों के बाद इन्होंने अपने जो अनुमान है, अपनी गाइडेंस है, इसमें बढ़ा दी गई है। बता रहे हैं कि करीब करीब 42% तक की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है 2023 साल में। और बड़ी बात यह भी है कि काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं इनके जो पूरे 2022 में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एक्सपोर्ट्स पीआई इंडस्ट्रीज ने किए करीब करीब 2600 करोड़ के आसपास किए हैं, टॉप सप्लायर है। इसके चलते आप देखें यहाँ पर इनको बढ़त भी देखने को मिली है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज में एक और खास कारण ये भी है कि FY24 के लिए भी इन्होंने ये कहा था कि FY23 में जितनी ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी लगभग 20% के आसपास की, FY24 में भी आपको 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज अच्छे एक्सपोर्ट नंबर, साथ में कुमाई केमिकल्स के जो नतीजा है, नतीजों के बाद उन्होंने अपने गाइडेंस ग्रोथ को बढ़ाया। इसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एसआरएफ यहाँ पर एक्सपोर्ट के आंकड़ों में गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले 17%, इसके चलते स्टॉक के ऊपर दबाव है। तो पीआई इंडस्ट्रीज पर आप पर्टिकुलरली नजर रखिए, क्योंकि एक्सपोर्ट डेटा भी अच्छा है आशीष, और भी ट्रिगर्स इनके फेवर में बन रहे हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। सिद्धार्थ जी से पहले केमिकल स्टॉक्स पर एक बार राय लेते हैं, फिर इन चार्ट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ एक वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, एक वायदा कारोबार का टॉप लूजर बना हुआ है, इन पर रखनी है नजर। बट सिद्धार्थ जी पहले राय दें केमिकल का जो एक्सपोर्ट डेटा है और स्पेशली पीआई इंडस्ट्रीज की जो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और एसआरएफ में जो भारी गिरावट है सर। देखिए, प्राइजेस जो है पूरे केमिकल स्पेस में वो गिरते हुए दिखे हैं बहुत सारे केमिकल्स के, और जिसके कारण एक्सपोर्ट नंबर्स भी थोड़े वीक दिख रहे हैं। बट देखा है तो पीआई इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट बहुत बेहतरीन है, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज मुझे जो पीआई इंडस्ट्रीज में दिखती है कि मैनेजमेंट क्वालिटी और एक्सपोर्ट्स भी बेहतर है, बट महंगे हैं इनके। अगर वैल्यूएशन पी की बात करें तो वो महंगे हैं। एसआरएफ रेफ्रिजरेंट केमिकल की बात करूं, अगर एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन या गुजरात फ्लोरो, ये पूरा ही स्पेस जो फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस है काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको हाल में अगर थोड़ा वीकनेस अगर दिख रहा है तो आप घबराइए मत, क्योंकि फ्लोरोकेमिकल में बहुत स्ट्रेंथ दिखेगी आने वाले समय में, जिसमें हमारा टॉप पिक है नवीन फ्लोरिन। तो मैं मानता हूं कि केमिकल बिजनेस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइसेस टूटे हैं इसीलिए एक्सपोर्ट्स वीक दिख रहे हैं, जिसमें टॉप पिक रह सकता है नवीन फ्लोरिन, और अगर पीआई इंडस्ट्रीज आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज अगर ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, वहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। नवीन फ्लोरिन ये भी पसंद आ रहा है सिद्धार्थ जी को, तो उस काउंटर पर भी आप रखिए नजर। बट पीआई इंडस्ट्रीज आज का क्लियर स्टार है। एक बार सचिन जी से भी राय ली जाए। सचिन जी चार्ट्स पर देखें, वायदा कारोबार का टॉप गेनर, और सुबह से ये जो गेन है होल्ड कर रहा है बाजार के उतार चढ़ाव में, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉक्ड इन है, एंड कभी भी यहाँ पर थोड़ा सा उतार होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काफी अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 38-80 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी जिस तरीके से एक फ्लोर एलिवेट हुई है, 3600 का एक अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है। तो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं 3660 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 3880 जैसे ही पार हो जाता है वापस अपने पोजीशंस रिव्यू करने की सलाह होगी। काफी बड़े बुलिश सेक्युलर अपमूव में ये स्टॉक लॉक्ड इन है, एंड हाल फिलहाल में जो मोमेंटम भी मिला है मुझे लग रहा है वो मोमेंटम भी कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। सो 3880 के टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग्स एडवाइस करूंगा 3660 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर आप रखिए नजर। बढ़िया एक्शन सुबह से इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। सुबह भी हमारी बात हो रही थी इस स्टॉक पर, बढ़िया मूव है। एसआरएफ, हिमांशु जी सुबह आपका सेल कॉल भी था, प्रेशर में बना भी हुआ है इस समय। अगर सुबह कॉल इनिशिएट किया था तो क्या करना है, कोई अपडेट सर टारगेट स्टॉप लॉस के लिए?
दीप, बिल्कुल हमने सुबह इसमें सेल कॉल दिया था और जो मेरा पहला टारगेट था 2325 का, वो स्टॉक ऑलरेडी हिट कर अचीव कर चुका है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, हो सकता है 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक बनाता हुआ नजर आए। 2410 की तरफ एक रिकवरी अटेम्प्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट जिस तरह का बनता हुआ नजर आया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 2280 2250 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाएगा। एक बड़े अगर मैं चार्ट और बड़ा ट्रेंड देखता हूं तो दीप, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो 2100 और 2500 के आसपास की एक बड़ी कंसोलिडेशन चल रही है, शायद ये स्टॉक लोअर एंड आने वाले समय में टेस्ट करता हुआ नजर आया, जो लगभग 2200 2150 के आसपास है। तो फिलहाल जहां तक मेरी ट्रेडिंग कॉल का सवाल है, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करें 2400 रुपए का, या फिर प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी बिल्कुल नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। ये है आपके लिए SRF। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का हमारे साथ हैं, तैयार करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी। थोड़ा सुस्त कारोबार हो रहा है, थोड़ा मिला जुला कारोबार है जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। आपकी कहां पर है नजर, सर बताइए। देखिए, व्यू पॉजिटिव है क्योंकि आईटी में बाइंग है, बैंक निफ्टी साइडवेज है और रिलायंस में भी बाइंग है। तो कुल मिला के ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और 18600 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 90 है। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का और फर्स्ट टारगेट होंगे 125 और सेकंड टारगेट करीब 135-40 हो सकता है। अभी 3 दिन एक्सपायरी को बाकी हैं। आज साइडवेज मोमेंटम है बट ओवरऑल निफ्टी में पॉजिटिव डेटा बन रहा है, तो कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अभी नहीं बन रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में साइडवेज मोमेंटम है। और आज एक और डेटा है कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट 5% डाउन है और निफ्टी ऊपर है, और बैंक निफ्टी में 5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 1-2 दिनों में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि निफ्टी में अनवाइंडिंग है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए। तो हम 18700 की तरफ जा सकते हैं, इसलिए हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। लगातार 3 पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में खरीदने के बाद निफ्टी का कॉल ऑप्शन पर भरोसा है अब नितिन जी की तरफ से। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए और एकदम परफेक्ट हेज भी है लॉन्ग निफ्टी, और बाकी अगर शॉर्ट करना तो बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया। 18600 का कॉल ऑप्शन। आज तो इस ट्रेड का दिन है। हाँ बिल्कुल, और मैं ट्रेड अगर करने के साथ हूँ क्योंकि मेरा भी व्यू यही है, ये बिल्कुल इसी तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में आज जो बड़ा एक्शन दिख रहा है उस पर भी राय लेंगे हम। उससे पहले आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए। बताइए सचिन जी। OMCs पे ही दाव लगाना है। BPCL तो ऑलरेडी काफी अच्छी तरह यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है, बट HPCL में भी यहाँ पर एक 272 के ऊपर का एक अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 286 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा काउंटर के लिए, तो यहाँ पर भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉप लॉस में काफी छोटा दे रहा हूँ, यहाँ पर लगभग अराउंड 270 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बट ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना होगा। एंड 286 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन भी राइट करनी है। तो ये है आपके लिए HPCL। अभी BPCL की बात कर रहे थे सच जी, अब HPCL पर भी आ गए हैं। IOC एक काउंटर बचा है जहां पर एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि अब तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लग रहा है जबरदस्त एक्शन के लिए। अभी अनिल जी भी कह रहे थे पोजिशनल ट्रेड लीजिए, 8 से 10% की गेन आपको आने वाले कुछ समय में मिलती हुई दिख सकती है। तो HPCL पर व्यू आ गया है, BPCL पर व्यू आ गया है। एक बार IOC की भी बात कर ले। सुमित जी एक बार IOC का चार्ट देखें सर, बताएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको क्या दिखते हैं। देखिए दीपांशु, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। HPCL, BPCL, IOC के अंदर अभी 91 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो रहा है। तो इस हफ्ते में 91 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये स्टॉक 3 डिजिट की तरफ मूव ऑन कर सकता है, जिसमें 98 रुपए से लेके 100 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में IOC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजिशन बनाए वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 98 से 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही IOC के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो ये है आपके लिए IOC। अभी देखिए इस पर भी ब्रेकआउट आपको आते दिख रहा है, जबरदस्त स्पाइक पिछले 5-7 मिनट में आई है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक क्लियर फेवर्ड ट्रेड बन रहा है इस समय बाजार का, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम भी गिर रहे हैं और यहाँ पर अंडर रिकवरीज भी खत्म हो चुकी हैं, तो उसका फायदा भी नहीं मिल रहा है। पर आइए, जैसा अनिल जी कह रहे थे, ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क दोनों पर आज क्यों करना है फोकस, एक बार जानते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए।
बिल्कुल ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज 52 वीक हाई पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि जो आईपीओ प्राइस था 720 रुपये का, उससे 100 रुपये नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है यहाँ पे कि जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा है, वो इसकी सब्सिडरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जहाँ पे 82% का स्टेक है कंपनी का, वो बेचने के लिए ब्लॉक तैयार है। और ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही है जहाँ पे निर्मा ग्रुप और सैक्समेट फार्मा वेंचर्स कंपनी को खरीदने के लिए सबसे आगे खड़े। हालांकि कंपनी की जो डेट पोजीशन है ग्लेनमार्क फार्मा की, वो 4600 करोड़ के आसपास है, और ये कर्ज कम करने के लिए ही अपनी सब्सिडरी जो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज उसे बेचने के लिए प्रमोटर तैयार है। वहाँ इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोलारिस कैपिटल, जीआईसी, कनाडा के सीडीपीक्यू ने भी इस डील में इंटरेस्ट दिखाया है। अगस्त, अगर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का बैकग्राउंड देखें तो अगस्त 2021 में इसका आईपीओ आया था 720 के भाव पे। उसके बाद हमने लगातार गिरावट देखी थी, क्योंकि कमजोरी यहाँ पे फाइनेंशियल्स में बनी हुई थी। लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छे थे, 21% की ग्रोथ वहाँ पे नजर आई थी, मार्जिन्स भी 33% के आसपास रहे थे। और पिछले कुछ हफ्तों में ये जो खबरें निकल कर आई है, उसके बाद वन अप रन इस स्टॉक में नजर आया है। फिलहाल प्रमोटर्स 15 से 20% हायर वैल्यूएशन मांग रहे, 700 से 720 के आसपास ये डील होने की उम्मीद है, जो कि आईपीओ प्राइस था। तो इस खबर के चलते आज दोनों ही स्टॉक फोकस में है। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क और ग्लेनमार्क लाइफ, जहां पर ये आपको खबर आती हुई दिख रही है। महीने के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि बाइंडिंग बिड्स आ जाएंगी, बट ग्लेनमार्क लाइफ में डेफिनेटली आज आपको बड़ा एक्शन बनते हुए भी दिखा है। सिद्धार्थ जी कवरेज में है ग्लेनमार्क लाइफ, कोई व्यू इस डील पर? देखिए, दोनों ही स्टॉक पे हमारी कोई कवरेज नहीं है, ना कि हम मानते हैं कि फार्मा स्पेस में फॉर्मुलेशन बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जो ध्यान दे रहे हैं वो ज्यादातर एपीआई बिजनेस में ही दे रहे हैं। ओके, चलिए, बट नजर पर रखिए ग्लेनमार्क लाइफ, दोनों में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ की तो सुबह हम बंसी जी से बात कर ही रहे थे, 3.5% ऊपर भी है। बंसी जी ने कहा भी था 640 तक के लेवल्स आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं। आज का हाई भी 620 का इस काउंटर ने बनाया है, तो बढ़िया मूव उस पर आ रही है। ग्लेनमार्क के भी चार्ट पर राय ले ली जाए, क्योंकि ये काउंटर भी रेडार पर रहना चाहिए जिस तरह की मूव इसमें आ रही है। हिमांशु जी एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट देखेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा जो फिलहाल 636 कर रहा है, कोई राय इसके चार्ट पर सर? बिल्कुल दीप, देखिए इस स्टॉक में बहुत जल्दी हम लोगों ने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था, जैसे ही ये स्टॉक 450 रुपए के ऊपर निकलता हुआ नजर आया था। ये लगभग मार्च एंड अप्रैल की बात है। उसके बाद वर्टिकल मूव स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट पूरे फार्मा सेक्टर में ग्लेनमार्क की तरफ से जो थी वो लीडरशिप देखने को मिली थी पूरे ब्रेकआउट में, और एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 675-680 के आसपास है। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये लेवल पार करता है 680 से 700 का जो रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और पोजिशनली ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ उसके ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का रनअप स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में शायद आता हुआ नजर आए, और स्टॉक 600 से 580 रुपए की तरफ कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आए आने वाले कुछ दिनों में। तो गिरावट पर खरीदारी करें 580-600 के आसपास, और अगर 680-700 के ऊपर ब्रेकआउट आने वाले समय में मिलता है, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन होगा कि ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइज आने वाले कुछ महीनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा, नए लाइफ हाइज इस पर आ सकते हैं। बंसी ने तो कहा था ग्लेनमार्क लाइफ पर भी रखिएगा नजर, और ये दोनों काउंटर्स हमारे रेडार पर भी होने चाहिए, क्योंकि इस डील की जो बात चल रही है उसका फायदा आपको आते हुए दिख सकता है। अच्छा, सीरियस है डील का? लग तो रहा है सर, जैसे खबरें आ रही हैं इस तरह से खबरें आ रही, थोड़ा लग रहा है कि बात आगे बढ़ रही है। स्टॉक में रनअप भी उसी हिसाब से बड़ा तेजी से आता हुआ दिखा है। देखते हैं कब तक खबरें सामने आती है। मामला थोड़ा सीरियस निफ्टी का भी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश तो हो रही है। 50 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी, 3 बजे भाई साहब 18,600 के ऊपर टिक रहा है, आना था। लास्ट 30 मिनट्स एक्शन पैक। बिल्कुल, और उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो हमने बात करी। मनापुरम फाइनेंस, इस पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर ये भी आ रहा है, 2% ऊपर आपको मनापुरम फाइनेंस ट्रेड करते हुए समय दिखेगा। पिछले कुछ मिनट में वापस एक स्पाइक आया है मनापुरम के चार्ट में। कुणाल जी जरा देखें, थोड़ा इंट्राडे डिप आया था, उसके बाद अच्छी तेजी पकड़ रहा है मनापुरम, डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ। देखिए, कई दिनों का कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। दीपांशु, 116 रुपए के आसपास एक हर्डल है जिससे 5-6 दिन से स्टॉक जूझ रहा था। आज हम देख रहे हैं कि 116 के ऊपर टिक पाने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है कि 126-27 के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी भी एक स्टॉप लॉस के साथ कर पाएं, तो इन स्तरों पर मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। 126 के लेवल्स मुमकिन है।
126 के लेवल्स के लिए मनोपुरम फाइनेंस है, इस पर रखिए नजर। एक दो कैश स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स रियल एस्टेट काउंटर, पिछले हफ्ते हमने बड़ी तेजी देखी थी, मैनेजमेंट से हमने बात भी करी थी, अब वापस आपको ये थोड़ा मूवमेंट में दिख रहा है। पिछले 5 मिनट में अच्छा स्पाइक आया, 4% का स्पाइक प्रेस्टीज एस्टेट्स में दिख रहा है। सचिन जी एक बार देखें सर, प्रेस्टीज एस्टेट्स 560 के लेवल पर आते हुए बढ़िया स्पाइक इसमें दिख रहा है सर इस समय। दिवांशु, आई थिंक 536 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है, राइट? सो वीकली चार्ट्स पे जो इसने एक ब्रेकआउट दिया था उसी की ये फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। एक काफी बड़ा मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था एंड उस पर्टिकुलर जोन के ऊपर इसने ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया है। तो लगभग अगर हम ये पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पोजिशनल टारगेट्स काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 740 760 के आसपास के प्लेस्ड है। के लिहाज से मुझे लग रहा है 555 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है 520 के स्टॉप लॉस के साथ। 520 का स्टॉप लॉस रखें और मोमेंटम को चेस करें। प्रेस्टीज एस्टेट सारे के सारे रियल एस्टेट शेयर है जबरदस्त एक्शन में, जो आपको पसंद है वो लीजिए। और पसंद होते होते अब दीप दिन की ऊंचाइयों की तरफ निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी फिर से 44,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा इतना सा मतलब बिल्कुल इतना सा हरे निशान में देखा था, आ गया देखो, आया 1 पॉइंट आया देखो, करेक्ट आया आया देखो हम देख रहे तो आ नहीं रहा है चुपचाप। हाँ ये वैसे होता है ना, जू में आप जाते हो और कोई बंदर अंदर को चना खिला, आप बुलाओगे देखेगा, जैसे आपने उधर देखा तुरंत देखेगा। ये बैंक निफ्टी वैसे ही कर रहा है आज बिल्कुल। तो हरे और लाल निशान के बीच में बैंक निफ्टी में एक्शन हो रहा है और इस पर कुछ अपडेट भी देना चाहते हैं आशु जी। आशु सर बताएं। अनिल जी मैं अपडेट नहीं, इनफैक्ट लाइव शो पे हूं तो एक्सप्लेन करना चाहता हूं स्प्रेड का रैशनल और लॉजिक। अनिल जी देखिए, अभी जो हमने स्प्रेड बनाया था, मैंने आपको कहा था कि नीचे जाएगा 200 पॉइंट तो भी प्रॉफिट होगा, अगर थोड़ा ऊपर गया तो भी प्रॉफिट होगा। तो अनिल जी जो 10 रुपए में स्प्रेड बना था, अगर अभी बनाते हैं तो अनिल जी 15, 17, 18 रुपए, मतलब 7-8 रुपए का प्रॉफिट शुरू हो गया जो रिकवरी पे। तो अनिल जी जो व्यू है इंडेक्स का कि नैरो रेंज के अंदर है, अब यही डिफरेंस होता है अनिल जी प्लेन वनीला कॉल या पुट लेने में। जो पुट हमने अनिल जी 44,000 की ली थी, वो अनिल जी मतलब 40-50 रुपए का डिके हो चुका है उसके अंदर, मतलब पिछले 5-10 मिनट के अंदर ही। इसलिए अनिल जी मैं बार बार बोलता हूं कि बेचना भी जरूरी है जब रेंज बाउंड मार्केट है और उस रेंज के अंदर वॉलिटिलिटी है। ठीक है अनिल जी, कभी कभी क्या होता है कि प्लेन वनीला बाइंग सेलिंग का सौदा 15 मिनट आधे 1 घंटे में फेवरेबल हो जाए तो कट भी जाता है, आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन अनिल जी उसके लिए बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन, स्टडी और साथ में लक भी आपके फेवर में होनी चाहिए। मैं मानता हूं अनिल जी कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चल रही है और हमारे को उसको बहुत टैक्टफुली प्ले करना है। तो अनिल जी ये अभी लाइव मार्केट में आधे घंटे में जो हुआ तो उसका एग्जैक्टली रीजन है कि व्हाई आई गो विद स्प्रेड्स, उसका रैशनल एक्सप्लेन कर रहा था। अब आप देखिए कि निफ्टी कैसे, कोई चिंता ही नहीं अनिल जी, 100 पॉइंट की रिकवरी। अगर मैं पुट लेके प्लेन वनीला बैठा होता या निफ्टी शॉर्ट किया होता तो अनिल जी अब तक तो स्टॉप लॉस भी हो गए होते, लॉसेज हो जाते, एमटीएम दिख रहे होते। अब अनिल जी 5-7 रुपए का एमटीएम क्रेडिट दिख रहा है। तो अनिल जी ये एक ब्यूटी ऑफ स्प्रेड है, जो एक इमीडिएट एक एग्जांपल मिला तो मैंने कहा शेयर भी कर दूं और अपडेट भी कर दूं। के बिल्कुल, तो ये है आपके लिए दो ऑप्शन बेचने का फायदा। अगर मार्केट बढ़ भी जाए, सौदा आपका थोड़ा रिवर्स भी हो तो आपको फायदा प्रीमियम कम होने की वजह से मिल जाता है। एक बढ़िया खबर है काफी लोगों के लिए, हाँ बताइए, शॉपिंग करना चाहते हैं और ऐसा हमारे शॉपिंग एक्सपर्ट बता रहे हैं कि समय से पहले इस बार डिस्काउंट का सीजन आ गया है। अच्छा, वैसे डिस्काउंट का सीजन अब क्या कर रहा है, जून कायदे से तो अगस्त में होता है। हाँ, अगस्त में होता है, करेक्ट। हाँ। फ्रीडम सेल और क्या क्या नाम वैसे मतलब बड़ी खतरनाक, रात को 12 बजे की फ्रीडम वाली सेल वैसे लगती है। उसके बाद तो फिर त्योहारों के सीजन में दशहरा दीपावली के आसपास उससे थोड़ा पहले से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अच्छा उसके पहले मानसून सेल भी तो वैसे आती कभी कभी, लेकिन इस बार सीजन थोड़ा पहले आया है। ऐसा क्यों? जो सबसे ज्यादा शॉपिंग करने का इंटरेस्ट रखने वाली नूपुर हमें बता रही है इसके पीछे की वजह जी नूपुर, ये रिसर्च करने का आइडिया कहाँ से आया? सर वो क्या है ना, सैलरी का वेट कर रहे थे। हाँ, फिर आई नहीं, डिस्काउंट पहले आ गया। अच्छा, सैलरी तो फिर जैसे ही मैंने कार्ड में ऐड किया, फिर 1 तारीख को जब सैलरी आई तो बाय कर लिया। अच्छा, तो अच्छा पहले ले लो, पे आई मीन बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर, अच्छा ये भी है फैसिलिटी? हाँ सर, सेल में? हाँ सर, क्या बात कर रही है, क्रेडिट कार्ड देते ना। अच्छा, बताओ क्या है स्कीम, क्या है, जल्दी से बताओ।
बिल्कुल, यहाँ पे सर जो डिस्काउंट है वो अर्ली सीजन स्टार्ट हो गया। नॉर्मली जून एंड जुलाई स्टार्टिंग से मॉनसून जब स्टार्ट होता है तब डिस्काउंट सीजन स्टार्ट होता है और फिर अगस्त तक एंड ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार 2-3 कंसर्न्स निकल के आए जिसके चलते जो रिटेलर्स है, बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स है और जो कंपनीज है वो अर्ली डिस्काउंट ऑफर कर रही है। उसके रीजंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पिछले तिमाही के जब नतीजे आए तो मैनेजमेंट ने कुछ कंसर्न्स निकाले थे। दिवाली के बाद हमने एक स्लो डाउन देखा था, सिर्फ रूरल में नहीं अर्बन में भी देखा गया था, जहाँ पे जो खपत है उसमें कमजोरी नजर आई थी। साथ ही साथ कंपनी की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स को लेके, चाहे वो अपैरल में हो या इनरवेयर में हो या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, उसमें अभी कमजोरी फिलहाल दिख रही है। पिछली दिवाली से लेके अब तक यहाँ पे कमजोरी दिखी थी और कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़े थे ताकि मांग को बढ़ा सके, उसका भी इम्पैक्ट दिखा था। अब यहाँ पे जो अनसोल्ड इन्वेंट्री बच गई है कंपनी के पास हाई प्राइस वाली, उसे सोल्ड आउट करने के लिए ये डिस्काउंट जल्दी लाए गए ताकि जो नेक्स्ट फेस्टिव सीजन आए उस पर आपकी इन्वेंट्री फ्रेश रिकवर हो सके। साथ ही साथ जो इनकम और जॉब ग्रोथ हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी सुस्त है और कमज़ोर कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते भी मांग पर असर पिछले कुछ महीनों में नजर आया। इनफैक्ट मार्च और अप्रैल की बात करें तो जो ग्रोथ है वो घटकर 6% रह गई। टियर 2, टियर 3 शहरों की बात करें तो यहाँ पे मांग आपको काफ़ी सुस्त नजर आएगी। तो डिस्काउंट आपको हर एक एप्लीकेशन पे फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी है, जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री रखी है, उसे सेल ऑफ करना चाहते हैं ताकि जो नया फेस्टिव सीजन आए उसके लिए वो इन्वेंट्री पाइल अप हो सके। तो पहले से ही अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बिकी नहीं थी पिछले कुछ महीनों में, डिमांड सुस्त थी जिसके चलते डिस्काउंट पर वो निकाल देना चाहते हैं। तो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ जो इनकम और ग्रोथ जो जॉब में होता है वो भी फिलहाल सुस्त नजर आ रहा है। पर जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। चलिए, सेल पहले ही शुरू हो गई, आशा करते हैं लंबी भी चले ये सेल, जो रेगुलर टाइम रहता है वहां पर एक्टिव रहेगी। सिद्धार्थ जी, कोई व्यू इन रिटेल स्टॉक्स पर? जैसे नुपुर बता रही थी, डिमांड एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं है जितना बाकी आपको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं, और इस बार नतीजों हमने देखा भी कि कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स पर प्रेशर भी था, बट रिटेल से जुड़े स्टॉक्स या टेक्सटाइल से जुड़े स्टॉक्स पर कोई व्यू सर इस समय? बिल्कुल, मैं एकदम वाकिफ हूं नुपुर जो बता रहे हैं, क्योंकि सेल अभी सब जगह चालू है और इसका लाइव एग्जांपल मैं ही आपको दे सकता हूं दीपांशु। कल मैं कोचिन में था, कोची में लुलु मॉल जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहलाया जाता है, वहां पे जितने भी स्टोर्स आप बड़े बड़े देख ले, चाहे वो लुलु के फैशन स्टोर देख ले या दूसरे कोई ब्रांड्स के, 1+1 की स्कीम चल रही है, बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो इतनी भीड़ उमटी हुई थी जस्ट टू क्लियर द इन्वेंट्रीज। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये मेरी लाइव एग्जांपल कल की ही बात कर रहा हूँ, संडे की कोचिन में। तो डेफिनेटली, बट ये पूरे ही स्पेस में थोड़ा सा लल और स्लो डाउन हम जरूर देख रहे हैं। पर मैं मानता हूँ ये स्पेस में, अप्रैल स्पेस पे 2 कंपनियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एक है आदित्य बिरला फैशन और दूसरा है अरविंद फैशन, दोनों पे ही खरीदारी की जाए। तो खुद ऑन द ग्राउंड चैनल चेक करके आए हैं सिद्धार्थ जी, और 2 स्टॉक्स आपकी तरफ आ भी रहे हैं, अरविंद फैशन, एबी बिरला फैशन, एबी फैशन, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वॉकहार्ट में थोड़ी तेजी आती हुई दिख रही है, 4% ऊपर वॉकहार्ट इस समय है। टेक्सटाइल स्पेस से वर्धमान टेक्सटाइल्स 3% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और तेजी बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। टाटा मोटर्स डीवीआर में भी एक्शन आ रहा है, 2% ऊपर टाटा मोटर्स डीवीआर है, तो यहाँ पर भी थोड़ी तेजी बन रही है। मिड कैप्स काफी एक्टिव आपको बनते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर पर एक बार एक्चुअली राय लेते सुमित जी। टाटा मोटर्स डीवीआर देखिए 300 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है, डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए, टाटा मोटर डीवीआर के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और टाटा मोटर डीवीआर अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। 300 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे आने वाले दिनों के अंदर 325, 340 ये लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक का स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है, और ऊपर के अंदर 325 और 340 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर डीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। तो पोजीशन होल्ड करके चलिए, यह आपके लिए टाटा मोटर्स डीवीआर थोड़ा एक्शन में आ रहा है, ये काउंटर भी
अच्छी मूव आ रही है एक्चुअली। मिड कैप्स स्मॉल कैप मार्केट में कोई परेशानी आपको दिख नहीं रही है। मूव देखिए, शीला फोम 10% ऊपर है। मिश्र धातु जो कभी मूव नहीं करता, आज इस पर भी मूव आ रही है, 5.5% ऊपर मिश्र धातु का चार्ट दिख रहा है। एक बार बंसल जी से इस पर भी राय लीजिए। बंसल जी कभी वैसे रेडार पर आता नहीं है, पोजिशनली हमने देखा है कई बार एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंड हुआ है, बट आज जरा देखिए 5.5% ऊपर मिधानी मिश्र धातु 250 के लेवल पर ऑलमोस्ट आते हुए दिख रहा है इस समय सर। दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है बने रहे। और दीपांशु ऐसा नहीं है रडार पे नहीं आता। 210 और 215 के बीच में किसी हमारे को पैनलिस्ट ने मिधानी पर खरीदारी की राय दी थी। नाम मेरे को ध्यान नहीं है, बट खरीदारी की कॉल आई थी और टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। जिनके पास है बने रहने की राय है। 263 265 के टारगेट्स हैं। और पिछले सप्ताह शायद गुरुवार को मैंने और कुणाल जी ने MRF खरीदने की राय दी थी, तो इसकी भी जो गाड़ी है निकलने वाली है स्टेशन से, जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड टाइट सिट टाइट। सिट टाइट ये तो आपको रखनी है नजर। MRF आपके रेडार पर रहना चाहिए M लेटर से। पर मिश्र धातु इस पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखिए नजर, करीब 450 करोड़ रुपए का उन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो वो काउंटर भी आपके रेडार पर आना चाहिए। अभी उस पर भी एक मूव आ रही है खबर आने के बाद। और NBCC पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी अभी अपडेट आए हैं। मई महीने में करीब 115 करोड़ के उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। तो इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां भी थोड़े एक्शन में हैं, यहाँ पर आप मूव आते हुए देख सकते हैं। सारे मिड कैप काउंटर्स हैं जो मूव कर रहे हैं। आइए, बैन से बेनिफिट, कई सारे बदलाव हमने फ्राइडे के सेशन के बाद देखे थे, और क्या बदलाव हो सकते हैं आशीष बताने के हैं तैयार। आई लेटर की 3 स्टॉक, इंडिया बुल्स, IEX और इंडिया सीमेंट। आशीष ये तो अभी बैन में बने हुए हैं, बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं। दीपांशु, पहला तो ये कि ये तीनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। IEX 101% पर है, इंडिया सीमेंट से 100% पर, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से करीब 89% पर। तो तीनों स्टॉक में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पोजीशंस अभी 80% से कम हो, तो कोई भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक ऐसा जो जब भी चलता है बैन में आ जाता है, स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉप। 110% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि स्टॉक जो है बैन में एंट्री करेगा। एग्जिट में कोई भी नहीं है, तो टोटल अब आपके पास 4 स्टॉक हो जाएंगे, IEX, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप फाइनली बैन में आ ही रहा है, हमने देखा है इस सीरीज आने की तैयारी में। इतनी मेहनत की, इतना बड़ा अब तो बनता है ना। 2% चला है सर आज, 250 के ऊपर ना। और ये 100, 101, 90 ये तो कुछ भी, इनका कुछ नहीं होने वाला। चलो, आशीष बिजी रहेंगे थोड़े दिन और। वेरी गुड। डेल्टा कॉप बैन में जा रहा है। आशीष जी, डेल्टा कॉप पर आजकल कोई राय रखते हैं आप या इग्नोर? नहीं अनिल जी, इसके भाव के हिसाब से बैन में जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अनिल जी, जब प्राइस एक्शन, रिड्यूसिंग प्राइस एक्शन के साथ जाता है और ओवरबॉट होता है, अब तो डेल्टा अनिल जी बिल्कुल मतलब पेशेंस टेस्ट कर करके ऊपर के भाव पे आके खड़ा हुआ है। और मतलब जिसने जब भी कॉल दी पिछले दिनों में, राकेश जी ने भी, मतलब जिसने जिस लेवल पे भी आइडेंटिफाई किया अनिल जी, वहां से सबको पैसे मिले हैं। तो सबको पैसे मिलने के बाद ऊपर के भाव पे अगर बैन पे जाना, तो ये तो हेल्दी साइन है, कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। ये इस बैन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पैक्ट आशीष, अनफॉर्चुनेटली आप बैन में लाने की कोशिश कर लेंगे आशीष जी पे, और डेल्टा को पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नो इम्पैक्ट। हाँ, आशीष जी साफ मना कर दिए। आप भले बैन में लाए। आइए, सुमित जी है तैयार, बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 172 रुपए 40 पैसे, 172 रुपए 50 पैसे, 172.40, 172.50। स्टॉक का नाम है वेल्सपन एंटरप्राइज। वेल्सपन एंटरप्राइज के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक पिछले कई दिनों से तेजी दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 174 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो वेल्सपन एंटरप्राइज के अंदर बढ़िया मोमेंटम बनेगा, और 5 से 10% का मूव 174 के बाद वेल्सपन एंटरप्राइज में देखने को मिलेगा। 2018 के लेवल के ऊपर आ जाएगा जब ये 174 के ऊपर निकलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेल्सपन एंटरप्राइज के अंदर जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 165, 166 के पास है, तो 165 इसका नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 180 का पहला टारगेट, 184 का दूसरा टारगेट। वेल्सपन एंटरप्राइज में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 180, 184 के टारगेट्स के लिए 165 या 166 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना हो।
ओके 165 166 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। वेल्सपन एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। बिल्कुल। तो दीप, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेस्टीज और साथ ही साथ मिश्र धातु की बात की थी। दोनों स्टॉक्स मैंने कुछ हफ्ते पहले 10 की कमाई में शेयर किए थे और दोनों में ही अच्छे मूव्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा बंसल जी ने कहा था कि किसी को पैनलिस्ट ने रिकमेंड किया था, तो मिश्र धातु की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आती हुई नजर आई थी और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी खरीदारी लगभग 470 के लेवल्स पर रिकमेंडेड थी, तो वहां पर भी टारगेट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है दीप बीटीएसटी एबी कैपिटल के फ्यूचर में, जिसमें आज एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और कप एंड हैंडल सॉसर पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है एबी कैपिटल में कल के सेशन में 182 185 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करें। लगभग 177 रुपए 80 पैसे, 77 रुपए 85 पैसे का टारगेट के लेवल्स हैं। 175 के स्टॉप लॉस के साथ 182 और 185 के टारगेट्स के लिए एबी कैपिटल्स के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह। तो यह है आपके लिए एबी कैपिटल, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 182 185 के टारगेट लिए। इस पर भी मोमेंटम आ रहा है। एबी फैशन की अभी बात कर रहे थे सिद्धार्थ जी भी। सचिन जी के पास भी एक कॉल है तैयार, चलते हैं उनके पास। बिल्कुल बीटीएस डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, सिमिलर स्पेस फाइनेंसिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी नजर आ रही है एंड वहां पे श्रीराम फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट चेज करने की सलाह होगी। लगभग दो टारगेट्स होंगे 1470 एंड 1510। ये दोनों टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1415 पे एंड खरीदारी करनी है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए एक 1415 ये स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय आपके लिए श्रीराम फाइनेंस में। 1470 1510 ये वो स्पेस है जो लगातार बुलिश होती दिख रही है, मजबूत होती दिख रही है। आइए, एक बड़े तूफान ने तबाही मचाने का डर फैला रखा है, उसका नाम है बिपोरजॉय। सुबह हम बात कर रहे थे, इसमें जॉय जैसा कुछ है नहीं, लेकिन नाम में जरूर जॉय है। मौसम विभाग ने इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। पूरी डिटेल्स ली जाए इस तूफान को लेकर। आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। सर, ये 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा। 15 जून? हाँ, 15 जून को टकराएगा। और गुजरात में अगर आप देखें तो मांडवी के पास से होकर ये गुजरेगा और इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगी सर। 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से, काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट सर वहाँ पर तो एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और लेकिन खास बात है कि कुछ इंडस्ट्रीज पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो पोर्ट्स के ऑपरेशंस पर यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। साथ में अगर आप देखें तो सौराष्ट्र में इसके पास में मोरबी है, वहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, गैस की हैं, टाइल्स की हैं, वहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और साथ में जो रिफाइनरी है रिलायंस की जामनगर वाली, इसके ऊपर भी हल्का फुल्का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है, 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से जो है यहाँ पर आंधी चलती नजर आएगी। इसके चलते तैयारी तो सर पूरी कर दी है। और बता दूं कि इसकी जो शुरुआत है ये बांग्लादेश से हुई है सर। ये इसका नाम जो है बिपरजॉय, ये बांग्लादेश ने दिया है। एंड ये नाम कैसे रखते हैं सर, ये भी काफी बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने नाम। कोई भी दे सकता है, अपने भी दे सकते हैं सर। आधे से ज्यादा तो हमने ही दिए हैं। यहाँ पे हमारे आसपास जो इंडियन ओशियंस के आते हैं, तो आईएमडी ने करीब 169 नेम्स ऑलरेडी बना के रखे हैं पहले से। हाँ, पहले जो आएगा उसको उसके हिसाब से, हाँ, उसको नाम दे दो। मतलब समय के हिसाब से, जो कि इस मुहूर्त में आया तो ये इस राशि के हिसाब से नाम सर कहाँ से शुरू हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। एंड हर बार अलग अलग जगह का होता है वो नाम। अच्छा। अब जैसे यहाँ पर बांग्लादेश है ना, तो ये बांग्लादेश में इसमें भी कैटेगरी होती है। अगर 34 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है और जो विंड की स्पीड है वो 74 मीटर्स पर आवर से ज्यादा आ रही है, तब इसका नाम रखा जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो नाम के लिए क्वालिफाई नहीं, तो ऐसे बहुत आते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये अगर प्राइमरी क्वालिफिकेशन है तब आपकी गाइडलाइन बनी हुई है कि 8 लेटर का वर्ड होना चाहिए और कुछ भी पॉलिटिकली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, रिलीजियस बेस्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ 8 ही लेटर होने चाहिए और बोलने में आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो देश आपस में बात करें, साइक्लोन का नाम ही नहीं समझ पाए, वैसी दिक्कत ना हो। भाई साहब, ये तो गजब वाली रिसर्च है। तो 8 लीटर का मिनिमम, मैक्सिमम 8 है। अच्छा, मैक्सिमम 8 है, ऐसा कुछ लंबा से बड़ा नहीं। 8 से बड़ा रख नहीं सकते। तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, बिपर जो है BIPORJOY, अरे एग्जैक्ट 8 कैसे कर लेते हैं आशीष जी आप? कमाल है। मतलब बिपोरजॉय का मतलब आप द ओ
जो है वो वाला जो है नहीं अंग्रेजी वाला, दूसरा है ये बंगला वाला, बांग्लादेश विपत्ति नाम मतलब हो गया। हाँ, इसमें लिखा है विपदा, आपदा। अच्छा, बिफोर जो यहाँ से नाम है, और जिस देश के यहाँ से शुरू होता है या निकलता है वो नाम रख, नाम को ओरिजिनेट जहाँ से होता है वो नाम करते हैं। बांग्लादेश से चला है? हाँ, बांग्लादेश से ये चला है। तो वहां से अगर आप देखें तो सर एक और है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो बेसिकली इसके काफी सारी रीजनल जगह हैं, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, बात करते हैं और फिर इसका नाम रखते हैं। इसमें IMD की काफी भूमिका होती है। अपने आसपास नाम क्यों रखना, खाली तूफान तूफान ही बोल दे तो सर कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे साइक्लोन चलते रहते हैं, अब कौन सा वाला है किसका है, तो एक नाम दे दिया आपने तो पर्टिकुलरली कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। अच्छा, खतरनाक है ये तो काम। अच्छा, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे नाम बना के रखे हैं। 169 के करीब नाम ऑलरेडी बने हुए हैं। कितने के रख चुके हैं, ये कुछ आइडिया है? 4-5 रखे हैं सर। गति है, ये वाला जो अच्छा है, मैं भी नाम रखने वाला बैठ के करना कुछ ही, खाली नाम रखो भाई। अच्छा, आशीष के गांव से निकलेगा तो ये नाम रखना है, दीप के शहर से निकलेगा तो ये नाम रखना है, मेरे यहाँ से निकलेगा तो ये नाम, जगह के हिसाब से आप बता रहे हो ना? यस सर। कुणाल जी, कैसा लगा ये आइडिया कि ये सब इतना मेहनत वाला काम छोड़ के अपने भी नाम रखने वाला कर रहे हैं? नाम तो तूफान के ही रखना है, अच्छा कुछ रखना नहीं, रखना खराब ही है, और वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। हाँ बताइए। अनिल जी देखिए, ये पूरा एक प्रोफेशन है अनिल जी, नाम रखने का अनिल जी। क्योंकि देखिए आजकल अनिल जी बच्चों का भी नाम जब रखा जाता है तो उसके लिए भी लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं अनिल जी, जो कई सारी चीजें देखकर फिर नाम तय करता है, और पूरे गाइडलाइंस हैं उसकी भी। तो अनिल जी ये आजकल का फैशन चल रहा है। और पेट्स भी अगर अनिल जी घर में कोई रखता है तो उसके लिए भी एक नेम रखने के कंसल्टेंट है, वो बताते हैं कि आप इंडायरेक्टली क्या कहना क्या चाहता? नहीं, एक मिनट, आप इंडायरेक्टली कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं रख सकता? मैं आपको पूछ रहा हूँ, इतना आसान काम है रख लें, आप घुमा फिरा के बोल रहे हो। अनिल जी कह रहा हूँ इसमें बहुत आप, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ अनिल जी, ये बड़ा करियर साबित होगा अनिल जी, बिग करियर मूव हो सकता है आपके लिए। मैंने 15, मेरी तो शुभकामनाएं। मैंने 15 तूफानों के नाम रखे हैं। आर के चार्ट कॉर्नर, स्विंग के सुल्तान आशुबदान, सुमित के सुपर हिटमैन हिमांशु, ऐसे बड़े बड़े तूफान मैंने जेल के नाम रखे हैं। डाउट कर रहे हो आप मेरे ऊपर कुणाल जी? नहीं अनिल जी बिल्कुल, ये तो अनिल जी बड़े बड़े तूफान है। इतने बड़े तूफान और इतना बड़ा विनाश तो अनिल जी किसी ने भी नहीं किया होगा। नहीं, लेकिन हमारे जो भी नाम है वो कंस्ट्रक्टिव वाले। तो ये तो एक तो मतलब गुजरात के तट पर आएगा, तो वहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री जिन पर असर पड़ने वाला है। और कोई डिटेल्स? नहीं सर, डन, डिटेल्स बढ़िया। इसके लिए तो नजर रखिएगा तूफान पर दूर से, ऐसा नहीं बोलेंगे आशीष पीछे पड़ा है, मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा जाके नजदीक से देखूंगा, वहीं गुजरात जाकर मांडवी से रिपोर्टिंग करूंगा, देखता हूँ तूफान कितना बड़ा आता है। यही से ध्यान नजर रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, 3-20 वाला काम कर लिया जाए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास, लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। अनिल जी, एक्शन ठीक है। अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़ा डाउ ऊपर से नीचे गिरा है, 75 पॉइंट ऊपर था जब हमने 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी ली थी, अब आपको 35 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। बट नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है, 7 हफ्तों से वीकली गेन दिखा रहा है। नैस्डैक 14 महीने की ऊंचाई पर है, बट वहां पर अभी भी एक्शन है। S&P 500 फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में भी आपको तेजी दिख रही है, 1% ऊपर आपको फ्रांस और जर्मनी के बाजार दिखेंगे। कच्चा तेल 2.5% कमजोर है, रुपया 2 पैसे मजबूत है। आज कुछ बड़ा डेटा भी शाम को नहीं आने वाला है, अब जो होगा कल उनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा वही है। बताएं सर क्या करना है? मेरे ख्याल से दीप कोई खास ऐसा बदलाव तो हो नहीं रहा, लगभग वही बंद हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई बड़े मूव के साथ या ऊपर या नीचे आप कल खुल जाएंगे। तो आपकी जो भी पोजीशन है बिल्कुल आप एकदम बैलेंस बंद हो रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ, तो आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। निफ्टी थोड़ा सा एक शेड मजबूत है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक शेड कमजोर है, बस उतना ही फर्क है। तो फ्रेश कुछ नहीं करना है वो पोजीशन बनाए रखें, सिंपल। ओके, फ्रेश कुछ नहीं करना है, जो पोजीशन है वो बस बना कर रखिए। ये है आपके लिए इस समय का व्यू, ठीक है। चलिए, बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से एक कॉल है बिगुल सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, अभी साइक्लोन वगैरह की बात हो रही थी, तो ये स्टॉक भी कुछ ना कुछ झटका को रोकता है, तो जोर के झटके को बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। ये कंपनी है गैब्रियल इंडिया, और ये झटके जो है वो रोड के झटके हैं। शॉक अब्सॉर्बर बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की रहा है, कैश का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखे 192 का, और पोजिशनल टारगेट रखे 6 महीने का
240 का, 240 का। गैब्रियल इंडिया टॉप 10 शॉक अब्जॉर्बर बनाने वाली कंपनी है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सभी को सप्लाई करती है। नई बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन को सप्लाई करने लगी है शॉक अब्जॉर्बर्स। चौथे तिमाही के नतीजे दमदार रहे हैं और जितनी भी अच्छी नई ब्रांड कार्स आ रही है पैसेंजर व्हीकल में, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, जिम्नी, ये सारी गाड़ियों को अगर सप्लाई की बात करें तो शॉक अब्जॉर्बर गैब्रियल इंडिया देती है। 26% अर्निंग ग्रोथ से ग्रो होने वाली कंपनी 2 सालों के लिए। गैब्रियल पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 192 का, पोजिशनल टारगेट 240 के 192 और 240 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए जहां तक गैब्रियल इंडिया की बात है। जय ठक्कर भी है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय बाजार में। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, टीसीएस मॉर्निंग में दिया था, उसमें एक अच्छा मूव देखने मिला। 62 वाला 76 हो गया कॉल और सेम एज आरईसी में तो टारगेट हासिल हुए दीप। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू द इंडेक्स, जहाँ पे हमें कुछ खास मूव देखने नहीं मिल रहा है। वही मैंने सुबह भी कहा था। एंड यहाँ पे अब एनटीपीसी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। इसका 185 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप दीप खरीदें। ₹3.75 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसको स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा ₹1.75 पे। सो 3.75 पर खरीदे। 1.75 का स्टॉप लॉस रहेगा दीप। 6.30 एंड 8 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। ₹6.30 और ₹8 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 185 के स्ट्राइक का एट द मनी ऑलमोस्ट कॉल ऑप्शन एनटीपीसी का दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिल सकता है। एंड जो हिसाब से इसमें लेटली हमें एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिला है फ्रॉम डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में लगभग हमें 195-200 तक के भी लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एनटीपीसी। शो की शुरुआत में आशु जी के भी रेडार पर था, उन्होंने यहाँ पर स्प्रेड भी आपको दिया था 180 और 190 के कॉल के बीच, और वहां पर भरोसा है। जय एकदम बीच में 185 के कॉल पर खरीदारी की आपको राय दे रहे हैं। एनटीपीसी पर आपको मूव दिखेगी। अन्य पावर स्टॉक्स में भी हमने एक्शन देखा, तो पावर एज अ थीम डेफिनेटली फोकस में आती हुई दिख रही है। एक दो और कैश स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। शीला फोम अब आपको 15% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है, तो जबरदस्त तेजी इसमें आती हुई दिखी है। कैश के स्टॉक्स में आज आपको पर्टिकुलरली एक बढ़िया मूव दिखी है और ये सारे काउंटर्स आपको मूव भी करते हुए दिख रहे हैं। शीला फोम में आप देखिए जबरदस्त मूव आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। केईसी इंटरनेशनल भी आपको मूव दिखा रहा है 6% ऊपर, 5.5% ऊपर। केईसी इंटरनेशनल भी है। रिसेंटली इन्हें कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी मिले थे, कुछ कमेंट्री भी आई थी कंपनी की तरफ से। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी एक बार देखें सर, केईसी इंटरनेशनल अच्छे एक्शन में, अच्छे मोमेंटम के साथ डेज हाई पर बंद होने जा रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है पोजीशंस होल्ड करके जाए। जिस तरह का आज कैंडल फॉर्म हुआ है और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1-2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ से 40 से 50 रुपए का मूव आने वाले दिनों के अंदर केईसी के अंदर ऊपर पे देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर तेजी है और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल, जहां पर आपको और अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। नजर में रखिएगा इस काउंटर को। पीएनबी हाउसिंग में आज एक अच्छी मूव आई है, इसे भी अपने रेडार पर रखिए। 4.5% का बढ़िया स्पाइक आया। साइंट ये भी एक्टिव था। मिड कैप आईटी के लिए आज अच्छा दिन था और साइंट में आपने एक्शन सुबह से ही बनते हुए देखा था। सचिन जी एक बार साइंट का चार्ट देखें क्लोजिंग से पहले, कोई राय इस पर? 3.5% ऊपर बंद हो रहा है आज। दीपांशु, आई थिंक यहाँ पर डिविडेंड भी यहाँ पर आई थिंक काउंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल तो काफी बेहतरीन ही रहा है। तो अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाता है, थोड़ा सा करेक्ट भी हो जाता है, तो मुझे लग रहा है वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही कहला रहा है कि लगभग अराउंड 1640 के आसपास के स्विंग्स पोजिशनल यहाँ पर नजर आने चाहिए। तो आई थिंक करेक्टिव होता है तो भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, बट स्टॉप लॉसेस आपको 1280 पे लगाने हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक्शन पैक दे रहा है इंडेक्स के बाहर। अगर आप देखेंगे इंडेक्स पे देखेंगे तो 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 40 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, बट इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स में जबरदस्त मूव आई है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HP, BP, IOC तीनों में जबरदस्त एक्शन था। BPCL तो निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा। IT जबरदस्त सहारा निफ्टी को यहां से मिला है। HCL टेक टॉप गेनर रहा। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा में भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। पावर के ब्रेकआउट की तो बात कर रहे हैं, सबका फेवरेट आज NTPC 2.25% ऊपर बंद हो रहा है। ग्रासिम में अच्छी मूव आई है। M&M और हीरो मोटोकॉर्प काफी एक्टिव रहे। साथ ही हमने बजाज फाइनेंस में खरीदारी देखी। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, साथ ही ब्रिटानिया, कोटक बैंक, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। 10 स्टॉक्स नीचे बंद हो रहे हैं। पावर ग्रिड करीब 1.5% नीचे था। L&T में आपने 1% की वीकनेस देखी है। सिप्ला, मारुति, टाइटन, HDFC बैंक, HDFC, ITC, ICICI, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। SBI और एक्सिस भी थोड़े कमजोर थे। तो बैंक्स की तरफ से थोड़ी नरमी जरूर आई है बाजार में, बट अदरवाइज काफी अच्छी ब्रेथ थी बाजार की। इंडस टावर्स 4% की मूव इसमें भी आई है। REC, इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना, वोडाफोन आइडिया, इसमें पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक्शन बन रहा है। PI इंडस्ट्रीज आज काफी एक्टिव था, पर उसके सामने SRF में बड़ा कट रहा। GNFC, संवर्धन मदरसन, बिरला सॉफ्ट, पीरामल एंटरप्राइजेस, PVR आइनॉक्स, डिक्सन टेक, L&T माइंट्री, L&T टेक और L&T फाइनेंस, ये तीनों काउंटर्स भी ऊपर थे। इंटरग्लोब यहाँ पर 2% का कट। एल्केम लैबोरेटरीज पर थोड़ा प्रेशर था। कॉनकॉर जहाँ पर डाइवेस्टमेंट डिले की बात चली, इसमें गिरावट रही। साथ ही आपने नवीन फ्लोरिन में वीकनेस देखी। यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकॉन, एस्ट्रल, ऑरो और मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। बट कैश के कई सारे स्टॉक्स आपको जबरदस्त मोमेंटम में दिखे। शीला फोम, मिश्र धातु, PNB हाउसिंग, KC इंटरनेशनल, प्रेस्टीज एस्टेट्स, लिंडे इंडिया, इसके साथ ही SJVN बढ़िया मूव यहाँ पर आई है। APL, अपोलो, साइंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ज्योति लैबोरेटरीज, PCBL और साथ ही कोचिन शिपयार्ड जहाँ पर ऑर्डर विन भी था। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल और सीएट, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन रहा। तो ठीक ठाक शुरुआत है अनिल जी। इंडेक्स पर तो कंसोलिडेट करा, बट स्टॉक्स खास दिक्कत 32 पॉइंट निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है। 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। मिला जुला कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स 25 ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 70 ऊपर है। तो ठीक है, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोविजनल क्लोजिंग लगभग शांत आती हुई दिखी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भरपूर तेजी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, और क्या चाहिए।